गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड लिंक इवनिंग सर। लिंक शेयर करना है। लिंक। हाँ भाई, सब लोग आ गए। नो सर। अरे कहाँ गए यार। तुम लोग की क्लास में ओवरऑल बच्चे हैं कितने, पता नहीं चल पाता है। सर इंदिरापुरम में ऑफलाइन जो है वो तो 10-12 बच्चे हैं। इंदिरापुरम में यस सर, आते दो हैं। मतलब इंदिरापुरम में जो लोग जितने लोगों को आना चाहिए वो 10-12 है ना। से भी लेकिन ज्यादा ही है ज्यादा। सर। उससे मतलब भी हमें ज्यादा 10-12 पता है। हाँ। हैं शायद 20 के ऊपर बच्चे। अच्छा, तो कहाँ गए ये लोग? कभी आए थे, कभी 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 आए हैं इस सेंटर पे? एक दिन आए थे सर, सर दस वाइट बारह ऑफ बच्चे के। 10-12 बच्चे आए थे, उसके बाद से फिर गायब हो गए। अच्छा, वो एक दिन ही हमने उनके साथ ऐसा कुछ कर दिया कि वो फिर आए नहीं। अच्छा। नोएडा में तो एक ही बच्चा दिख रहा है। ये क्लासेस घर से करते हैं? हाँ क्या? एक और आ रहा है? अच्छा। और आगरा में, अरे कल कहाँ थे भाई तुम लोग आगरा वाले? सर वो सर ऑनलाइन लेते हैं सर। फ्राइडे और वेडनेसडे को मतलब सेंटर पे लेने नहीं देते। ये कहते हैं कि घर से जो एक्स्ट्रा क्लास है ये तुम्हारा। नहीं तो कल तो कोई ऑनलाइन में नहीं था, प्रिया आई थी बस, और कोई था ही नहीं। नहीं सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, थोड़ा मैं सोता रह गया था क्लास के। अच्छा, हाँ सर। एक सेकंड रुको। हाँ भाई, कहाँ पर थे हम लोग? और कल आइडो फॉर्म कर रहे थे ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं अब। ठीक, तो आइडो फॉर्म टेस्ट के बारे में एक आइडिया हल्का हल्का सा लग गया। दो तरह के सवाल बन सकते हैं, जिसमें एक तरह का सवाल तो कम दिखता है कि क्या ये आदमी आइडो फॉर्म टेस्ट देगा, तो ये लेकिन अच्छा सवाल है। तुमने देखा था 2-3 अजीब से केस बन जाते हैं, तो वो 2-3 केसेस को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कभी अगर अच्छे लेवल पे कोई सवाल आ गया तो उसका भी जवाब दे देंगे। अदरवाइज मैंने देखा आइडो फॉर्म टेस्ट का जो सवाल है वो किसी लंबे सवाल का एक हिस्सा होता है। लंबे सवाल का हिस्सा मतलब एक कंपाउंड ए है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बात समझ रहे हो, और इसकी रिएक्शन उसके साथ करा के वो बनता है। यानी कहने का मतलब आइडोफॉर्म एक हिस्सा बन जाता है उस सवाल का। तो कम से कम ऐसे सवालों में तो मैंने देखा है ज्यादातर सवालों में एक ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि अगर मेरे आदमी के अंदर CH3CO ग्रुप है या मेरे आदमी के अंदर CH3CHOH ग्रुप है तो वो आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जब कभी ये लंबे सवालों में इसका यूज होता है आइडोफॉर्म का, तो आप समझ जाते हैं कि लग रहा है हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें CH3CO ग्रुप होगा या उसमें CH3CHOH ग्रुप होगा, तो हम फिर सवाल के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल यह भी बन सकता है कि क्या ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो कल हमने देखे थे कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन बाद में पता चला वो नहीं देगा। फिर ऐसे भी कुछ आदमी थे जिनको देख के लग रहा था नहीं नहीं ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन हमने देखा कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे थे। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसी में ये अल्कोहल के बारे में जिस तरह से बात कर रहे थे, इसी तरह से अब जरा एक और आदमी आगे बढ़ाते हैं, फिर इनको मिला भी लेंगे। जैसे अब फिनॉल। अब मैं फिनॉल के बारे में जरा सी बात करता हूं। फिनॉल के बनाने के एक आधे तरीके के बारे में फटाफट डिस्कशन करते हैं, हालांकि तुमने एक आध मेथड्स पहले भी पढ़ रखे हैं। फिनॉल बनाने का जो एक मेथड है, सबसे पहला मेथड और जो इंडस्ट्रियल मेथड है, अच्छा मेथड है, जिसको डाउस प्रोसेस कहते हैं। पढ़ा है तुम लोगों ने डाउस प्रोसेस? नहीं सर। नहीं, तो हम प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिनॉल बनाने के मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सबसे पहले फिनॉल बनाने का, वैसे तो और भी तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसमें कभी फिनॉल बना हो, हम एक आध वो भी लिख लेंगे, लेकिन एक्चुअली जो प्रिपरेशन मेथड्स होती है ना उसमें कुछ यूनिक टाइप के रिएक्शंस को डिस्कस किया जाता है। अब जैसे कोई कहे कि अल्कोहल बनाने की रिएक्शन में आपने सिर्फ ये अल्कोहल बनाने की 2 रिएक्शन करी, अल्कोहल तो वहां भी बनता था, तो वो बनता होगा, कोई ना कोई रिएक्शन में कभी ना कभी अल्कोहल बना होगा। बट स्पेसिफिकली जब प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े जाते हैं तो बड़ी यूनिक सी 2-4 रिएक्शंस के बारे में बात की जाती है, जिसमें एक मेथड है हमारा डाउस प्रोसेस। यानी अगर आप फिनॉल के मेथड की बात कर रहे हैं या फिनॉल के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला मेथड होना चाहिए वो डाउस प्रोसेस होना चाहिए। अब ये जो डाउस प्रोसेस है ये है क्या? बड़ा आसान सा प्रोसेस, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग सा है।
कंफ्यूजिंग क्या है? डाउस प्रोसेस ये कहता है कि देखिए ऐसा है, अगर आपको फिनॉल चाहिए तो आप क्लोरोबेंजीन ले आइए। तो मैंने कहा ठीक है, क्लोरोबेंजीन से बनवा के दिखा दीजिए। तो कह रहा है यार इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Cl हटा के OH लगा दो। तो मैंने कहा हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है, अगर Cl हटा के OH लग गया तो ये फिनॉल तैयार हो जाएगा। और ये काम करने के लिए आपको बेस की जरूरत पड़ेगी, NaOH की जरूरत पड़ेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो Cl को हटाकर OH लगा देगा। और ये हरकत जो आप कर रहे हैं, ये काफी अच्छे टेम्परेचर, लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड और अच्छे प्रेशर में, लगभग 200 से 300 ATM के प्रेशर में ये हरकत आप करते हैं। तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, जो पहला स्टेटमेंट आएगा, वो पहला बनेगा, ऑब्वियस है कि इस माहौल में अगर फिनॉल बन भी गया तो वो एग्जिस्ट तो फिनॉक्साइड के फॉर्म में ही करेगा, क्योंकि फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक है, तो वो बेसिक एनवायरनमेंट में तो सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाँ, अगर आपने इसका एसिडिफिकेशन किया तो इस एसिडिफिकेशन के बाद आपको फाइनली क्या देखने को मिलेगा? फिनॉल। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो डाउस प्रोसेस है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है कि भाई क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का तरीका क्या है? तो NaOH के साथ रिएक्ट करा दो। तो मैंने कहा थोड़ा ठीक है, मान लेते हैं रिएक्ट करा दो, लेकिन हो कैसे रहा है? ये ऐसा हुआ कैसे? कोई सोच पा रहा है? SN ARSN ARSN कौन सी? ARSN1 है या SN2? ARSN2, अच्छा, माय गॉड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सवाल ही नहीं है ये। दिस इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी हेलो एरीन, कोई भी क्लोरोबेंजीन या कोई भी हेलोबेंजीन SNAR करता ही नहीं। तुमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है जिसमें प्योरली हेलोबेंजीन SNAR कर रहा है? हो ही नहीं सकता सर। SNAR इस लायक, अब हेलोबेंजीन इस लायक होती ही नहीं कि वो SNAR रिएक्शन शो कर सके। अच्छा खैर, हम बात करते हैं SNAR। ये AR हटा देते हैं यार, ये क्या जबरदस्ती AR बोल रहे हैं। SN1 और SN2, ये ठीक है? आप समझ में आई बात? यस सर। तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं कि एराइल हैलाइड्स के अंदर आप SN1 और SN2 की बात करने जा रहे हैं। अब सही है। एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर नहीं। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर तो SN1 SN2 आपने कर ली, चलिए छोड़ दीजिए। अब आप एराइल हैलाइड के अंदर SN1 और SN2 की बात कर रहे हैं, तो चलिए SN1 की बात करते हैं, जिसको आप SNAR1 बोल दीजिए। एराइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, तो अब आप ये बताइए, कोई इसको भूल जाते हैं एकदम, सब खत्म कर देते हैं। वो कह रहा है आप ये बताइए कि अगर कोई एराइल हैलाइड है आपके पास, तो इस एराइल हैलाइड के अंदर SNAR1 का क्या मतलब? तो मैंने कहा ये तो बड़ा आसान सी बात कर रहे हैं आप। एराइल हैलाइड के अंदर SN1 मतलब यह है कि ये एराइल हैलाइड है और ये SN1 रिएक्शन करेगा। तो मेरे ख्याल से तुम सब एग्री करोगे कि अगर ये SN1 रिएक्शन करेगा तो कुछ इस तरह की रिएक्शन चलेगी, और इस तरह की रिएक्शन में आपका आंसर आ जाएगा, ये NU जाके लग जाएगा। ऐसे बताओ, ये ठीक कर रहे हैं हम? अगर ये SNAR1 है तो ये SNAR1 कुछ इसी मैकेनिज्म के थ्रू चलनी चाहिए कि नहीं? यस सर। यानी आप कार्बोकेटाइन बना दीजिए, और जैसे होता था SN1 में, आप कार्बोकेटाइन बना दीजिए और कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल को चिपका दीजिए, ऊपर से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। ठीक, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये तो सर गलत कर रहे हैं आप? ऐसा होगा ही नहीं, ये सब बेकार है, ये तो गलत है। ये कैसे कर दिया आपने? हमने कहा नहीं, कैसे क्या कर दिया? जैसे होती थी SN1 रिएक्शन, वही SN1 रिएक्शन एराइल हैलाइड्स के अंदर हो रही है, तो लेकिन अब तुम बताओ ना, कार्बोकेटाइन ये अच्छा है कोई कार्बोकेटाइन? नहीं सर, रिंग खराब पर है। हाँ, क्यों? डबल बॉन्ड पे आपने कार्बोकेटाइन बनाया है। डबल बॉन्ड का कार्बोकेटाइन तो वैसे ही खराब होता है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर आपने प्लस लगाया है वो कार्बन sp हाइब्रिड। आप समझिए बात को, उसका एस कैरेक्टर इतना ज्यादा है, उसके ऊपर प्लस का चार्ज अनस्टेबल होगा। एस कैरेक्टर के ज्यादा होने से निगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने के बाद उसके ऊपर प्लस एक ऐसे आदमी जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर ज्यादा है, वो स्टेबल नहीं होता। यानी ये कार्बन जिसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लगाया है, इसका एस कैरेक्टर अच्छा खासा है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे विनाइलिक कार्बोकेटाइन कहा जाता है। डबल बॉन्ड पर बना प्लस विनाइलिक कार्बोकेटाइन के नाम से जाना जाता है, और ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन मानी जाती है। बताओ, समझे बात को? यस सर। यानी अगर SN1 हो रही है, हम कह रहे हैं अगर हो रही है, तो ये ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो सर ये बनेगा, और ये वैसे रो रहा है, तो हमने कहा फिर छोड़ो यार, तुमसे SN1 नहीं हो पाई। तो इस आदमी ने एकदम साफ मना कर दिया कि हमसे SNAR1 की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। यानी एराइल हैलाइड्स SNAR1 जैसा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी नहीं दिखाएंगे। बात खत्म। क्लियर? यस सर। तो हमने कहा फिर इतनी क्या मजबूरी आ गई, SN1 कर रहे हो? अरे धक्का वक्का मारते हैं ना, धक्का वाले माला खेल लेते हैं, SNAR2 खेल लेते हैं। तो हमने कहा चलिए SNAR2 खेल के देख लेते हैं। वैसे एक चीज बताएं, अगर इतना कर रहे हो ना, तो इस बात को भी ध्यान कर लेते हैं। SNAR1 जैसा, एराइल हैलाइड को छोड़िए, SNAR1 जैसा क्या मतलब हुआ? एराइल कंपाउंड, मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन है सपोज, उस बेंजीन पर एक लीविंग ग्रुप लगा, तो इस तरह के आदमी से आप SNAR1 की उम्मीद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एक केस में। यानी SNAR1 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ एक केस में, एंड दैट इज डायजोनियम।
डायजोनियम के केस में ऐसा हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल है। हम अभी इस मैकेनिज्म को तो नहीं दिखाएंगे, हो सकता है तुमने की हो, लेकिन आगे हमारी पढ़ाई में ये मैकेनिज्म सामने आएगी। ये बताओ क्या ये ठीक है कि नाइट्रोबेंजीन को अगर मैं रिड्यूस कर दूं, चलिए एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल को एसिड के साथ लिया गया है, ये नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके एनिलीन में कन्वर्ट करता। चलिए ठीक है, ये हमने याद कर रखा है, कि हमने याद कर लिया इस बात को कि नाइट्रो ग्रुप को NH, और ये कोई जरूरी नहीं कि नाइट्रो को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, आप तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो एनिलीन बनी, ये एनिलीन HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, तुमने पढ़ा होगा ये सैंड मेयर्स रिएक्शन एराइल हैलाइड्स के अंदर, अगर कुछ Yes, याद आ रहा हो sir. तो वो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर साहब जो है ये डायजोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये N2+ ऐसे, ये ऐसे बन गए। और ये 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सिस्टम स्टेबल भी है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज आपने डायजोनियम आयन बनाया। टेम्परेचर मत बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये अनस्टेबल, यानी अगर आपका टेम्परेचर लो है तो ये जो एराइल आपने डायजोनियम आयन बनाया ये ठीक है, लो टेम्परेचर पर बर्दाश्त कर लेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम। हाई टेम्परेचर पर ये सिस्टम बिल्कुल स्टेबल नहीं माना जाएगा। ठीक, यानी एराइल सिस्टम पर N2+ की स्टेबिलिटी सिर्फ एक केस में दिखती है, जब आपका टेम्परेचर लो। एल्काइल सिस्टम पर N2+ की स्टेबिलिटी कभी नहीं दिखती, समझो। यानी कोई अगर ये कहे कि भैया ऐसा ये RN2+ भी बन सकता था, हाँ बन तो सकता था। RN2+ बनाने के लिए क्या करना चाहिए था? RN2+ बनाने के लिए RNH2 पर HNO2 मारना चाहिए था, बताओ समझे? यस सर। यानी अगर RNH2 पर HNO2 मारोगे तो RN2+ बन जाएगा, ARNH2 पर HNO2 मारोगे तो ARN2+ बन जाएगा। इसके लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, टेम्परेचर छोड़िए, ये तो कभी नहीं बनेगा। जैसे ही बनेगा ये फौरन R+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस R+ पे पानी शानी जो कि एक्वस मीडियम होगा ही होगा, वो चिपक कर अल्कोहल तैयार कर देगा, बात खत्म। यानी RNH2 HNO2 की प्रेजेंस में RN2+ पहले बनता है और फौरन टूट टाट के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का, वो फाइनल प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। यानी कोई कहे कि RN2+ का माहौल है तो आप साफ कहिएगा कोई माहौल नहीं है, RN2+ बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एराइल अगर सिस्टम लेते तो उस केस में तो पॉसिबिलिटी है कि एराइल के केस में NH2 अगर लगा है तो वो डायजोनियम में कन्वर्ट होगा, लो टेम्परेचर पर वो ArN2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट अल्टीमेटली वो आपको दिखाई AR के केस में नहीं दिखे। ये सवाल अभी जेई के मेंस के पेपर में पूछा भी गया है कि लेकिन बड़ा अच्छा सवाल बनाया था। उन्होंने कहा था कि RN2+ जो है वो हाईली अनस्टेबल सिस्टम है और वो फॉरन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रू, बिल्कुल सही। और फिर उन्होंने एक ऐसे करके एक और स्टेटमेंट दी है कि ArN2+ जो है वो एक स्टेबल सिस्टम है जो 300 केल्विन या 300 डिग्री या केल्विन ऐसे कुछ था, 300 डिग्री पर के बाद अनस्टेबल होता है, ऐसे करके कुछ सवाल था। एक्चुअली 300 डिग्री तो बहुत दूर की बात है, ये 5 डिग्री के ऊपर जाते ही मस्त हो जाता। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी, क्या कह रहे हैं? यानी 5 डिग्री मतलब वो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये ठीक है ArN2+, इसके बाद ये भी टूट जाएगा, ये भी फौरन ब्रेक कर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ArNH2 है तो वो HNO2 की प्रेजेंस में सबसे पहले डायजोनियम आयन में कन्वर्ट होगा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये फिर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज आयन है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे अभी इसने बिहेव किया था। ये भी यहां से N2+ को उड़ाएगा और उड़ाने के बाद यहां पानी को चिपकाकर फिनॉल बना देगा। ये फिनॉल बनाने का एक मेथड होगा, अभी हम पढ़ लेंगे, लेकिन टेम्परेचर आपको, हाँ सर जब हमें सिखाया गया था जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो सिर्फ प्राइमरी ही अल्कोहल्स बनाती है। नहीं, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? एलिफेटिक अमीन जो है वो कार्बोकैटायन के थ्रू आगे बढ़ती है। ये जो एलिफेटिक अमीन है आपकी, ये एलिफेटिक अमीन HNO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोकैटायन बनाएगी। ये कार्बोकैटायन रीअरेंज भी तो कर सकता है ना, हम मना नहीं कर रहे कि नहीं करेगा। टेम्परेचर काफी कम है तो रीअरेंजमेंट की संभावनाएं कम होंगी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट तो रीअरेंज अल्कोहल डिसाइड करेगा। यानी फाइनली कार्बोकैटायन बनेगा, वो रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज करके जो पानी का माहौल है, भाई ये आदमी एसिड है HNO2, तो पानी का माहौल तो होगा ही होगा, उस पानी के माहौल से जाके पानी चिपक जाएगा और अल्कोहल तैयार हो जाएगा। एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट विच मस्ट बी अ रीअरेंज्ड अल्कोहल, नॉट नॉर्मल प्राइमरी अल्कोहल। समझ लो, रीअरेंज करके तो कोई और अल्कोहल भी बन सकता है ना, तो हम सिर्फ प्राइमरी नहीं बोल रहे, कैसा भी अल्कोहल, बट रीअरेंज्ड अल्कोहल, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नहीं सर, मेरी बात तो सिर्फ प्राइमरी अमीन्स पे है। प्राइमरी अमीन की बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी अमीन ही तो है RNH2। अच्छा, यस सर, प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन के आगे HNO2 डाला तो उसने डायजोनियम बना दिया, डायजोनियम अच्छा नहीं है तो उसने कार्बोकैटायन बना दिया, कार्बोकैटायन के ऊपर रीअरेंजमेंट हुई, रीअरेंजमेंट करके पानी चिपक गया, तो अल्कोहल कैसे भी बन सकता है। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बोलना ठीक नहीं ना।
यस सर, यस सर। बात समझ लो ना। और इस चीज का भी जरूर ध्यान देंगे कि ये इसलिए आसानी से उड़ गया, कार्बोकेटाइन बन गया, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बड़ी आसानी से रिलीज हो सकती है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल गैस है, पूरी दुनिया में 80% पाई जाती है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। एक स्टेबल नाइट्रोजन गैस आसानी से लिबरेट होगी और कार्बोकेटाइन तैयार होगा, और उस कार्बोकेटाइन को आके फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, अगर एल्काइल मतलब समझो RNH2 लिया गया। लेकिन अगर एरोमेटिक अमीन ली गई थी, तो उस एरोमेटिक अमीन के केस में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप यहां पर आकर रुक जाएंगे। अभी ऐसा नहीं होगा जैसे वहां हो गया उड़ गई नाइट्रोजन, यहां नहीं उड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उड़ेगी। अब इस केस में ये क्या कह रहा है, भाई ठीक है 5 डिग्री के अंदर का मामला है, हम रेजोनेंस स्टेबलाइजर चलेगा, अब बताओ क्या करना है। ये पूछेगा, वो पूछेगा नहीं, वो कहेगा भाई ऐसा बने और टूटे, खटाखट अल्कोहल तैयार। ये कहेगा रुक जाइए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम अपने आप नाइट्रोजन गैस को छोड़ देंगे। टेम्परेचर अगर लो है तो हम फिर इंतजार करेंगे कि कोई न्यूक्लियोफाइल अगर डब्बे में प्रेजेंट हो तो हम रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा आसान सी कहानी यही है कि ये जो डायजोनियम होता है, ये डायजोनियम अगर एक बार बन गया तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ दिस नाइट्रोजन गैस, इसके बाद SNAR1 के थ्रू ये रिएक्शन हो सकती। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बोकैटायन तो हमारा फिर से भी खराब बनेगा, यानी यहीं पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो खराब ही बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन गैस की स्टेबिलिटी ये कहती है कि यही एक ऐसी रिएक्शन हो सकती है जो SNAR1 पाथ फॉलो कर पाए। ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये वाला कार्बोकेटाइन जो हर सूरत में खराब बनता है वो यहां बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस रिलीज हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये आदमी अगर CuCl से रिएक्ट करता है तो Cl लगा देगा, इसी तरह से किसी भी न्यूक्लियोफाइल से ये रिएक्ट करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर जोड़ देगा। और अगर कोई पूछे कि मैकेनिज्म क्या लगती है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये SNAR1, मतलब मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहा था, SNAR1 पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं नहीं दिखती, सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें SNAR1 की उम्मीद की जा सकती है, एंड दैट इज डायजोनियम का केस, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। अदरवाइज SNAR1 जैसा, SNAR1 समझ लो ना, एराइल हैलाइड का या एराइल के ऊपर लगे लीविंग ग्रुप का SN1 के थ्रू सब्स्टिट्यूट होना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्सेप्ट इफ द लीविंग ग्रुप इज लाइक N2+। बताओ समझे बात? फिर इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ आया लास्ट में जो किया। हाँ लास्ट में यही हुआ, लास्ट में यही हुआ, नाइट्रोजन उड़ा, यहां प्लस आया और प्लस पे जाके Cl आके जुड़ गया। सर तो डिफरेंस क्या रहा वो एल्काइल के साथ और बिना? नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं रहा। डिफरेंस ये रहा कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल डाला गया तो उस न्यूक्लियोफाइल ने ये काम किया, ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल डाला नहीं गया था, ऑलरेडी एक्वस मीडियम था, वो कार्बोकेटाइन में फटाफट अपने आप कन्वर्ट हुआ और आपका आंसर अल्कोहल बन गया। यहां पर क्या है कि यहां पर अगर आपने कोई सवाल में न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं किया है तो आप डायजोनियम के फॉर्म में रुके रहिए बस। अब अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो उस केस में आप लगातार अपने प्रोडक्ट बनाते जाएंगे वाया SNAR1 मैकेनिज्म। बात समझ रहे हो? तो यहां मुझे ये न्यूक्लियोफाइल डालना था, जब आप न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तब आप आंसर लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल नहीं डालेंगे तो डायजोनियम आंसर होगा बस। ऊपर के केस में चाहे आप कुछ डाले ना डालें, आंसर अल्कोहल ही बनेगा। समझो, ये समझ गया ना बात? यस है ना? अच्छा, अब जो काम की बात है वो ये कर रहा था मैं कि ये एराइल हैलाइड अगर हम लेते हैं तो ये एराइल हैलाइड अगर SNAR1 करता है तो इसको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसा ये एराइल हैलाइड कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। यानी एराइल हैलाइड से SNAR1 की उम्मीद कभी भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी। तो फिर लोग कहते हैं फिर SNAR1 की उम्मीद तो वैसे भी कभी नहीं होगी, क्योंकि जब भी SNAR1 होगा ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मेरा जवाब यह है कि एक केस ऐसा है जो SNAR1 कह सकते हैं जिसको, एंड दैट इज वाया डायजोनियम। यानी डायजोनियम के थ्रू किसी ग्रुप का जुड़ना, वो किसी न्यूक्लियोफाइल का आना, वो SNAR1 शो कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बड़ी ही स्टेबल गैस है, वो लीव कर सकती है बिना ये सोचे कि जो कार्बोकेटाइन पीछे बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं। अदरवाइज SNAR1 जैसा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? यानी कभी कोई पूछे कि एराइल हैलाइड क्या SN1 करेगा, तो बिल्कुल साफ मना कर देना कि एराइल हैलाइड SNAR1 कभी नहीं कर सकते, आपको जो करना कर लीजिए। इनफैक्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SNAR1 जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन हमेशा खराब होता है। बट डायजोनियम के केस में उम्मीद इसलिए बनती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत स्टेबल है, वो ये बिना सोचे कि पीछे क्या होने जा रहा है वो वहां से लीव करती है और कार्बोकेटाइन बना सकती है। बताओ समझे बात? सर ऊपर अगर R की जगह साइक्लो कुछ भी प्रोपाइल होता ग्रुप हुआ तो एराइल नहीं होना चाहिए बस। नहीं, अगर साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप हुआ तो भी नहीं होगा। तो भी कुछ नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि तुम लोग असल में सीधी सीधी बात नहीं करते, तो सवाल बहुत घुमाते हो यार। मतलब ऐसे सवाल मत पूछा करो ना जिसका जवाब
किताबों में या पढ़ने पे ना समझ में आता हो, मतलब अगर ऐसा हो तो क्या हो, वैसा हो तो क्या हो। अब देखो जब ऐसा वैसा कुछ होगा तो तुम अकल लगा लेना, बात समझ रहे हो। अब और तो कुछ बोल नहीं सकते, बट जो सीधी बात है वो सीधी बात तो समझो। पहले सीधी बात ये है कि जो एराइल हैलाइड्स है वो SN1 कभी नहीं करेंगे, यानी SNAR1 जैसा एराइल हैलाइड कभी नहीं करता। जब एराइल हैलाइड SNAR1 नहीं करता तो इसका मतलब कोई भी SNAR1 जैसा कुछ नहीं होता होगा। SNAR1 एक केस में हो सकता है, दैट इज डायजोनियम का केस। इतना बात याद हो गई पहले? यस सर। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात, तो सर SNAR2 की बात करिए। अब SNAR2 कैसे करेगा? तो 1 तो ये, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस Cl को आप रिप्लेस नहीं कर सकते वाया SN1। ठीक, तो चलिए SN2 के थ्रू रिप्लेस करके देख लेते हैं। जब आप SN2 की बात करते हैं तब क्या होगा? सर ये सैंडमैन रिएक्शन ही थी ना, जैसे मतलब। हाँ, जो सैंड में CuCl वाली, Cu2Cl2 या CuCl वाली, वो सैंड में रिएक्शन। ठीक, अब मान लीजिए उसने ये कहा कि भाई देखिए ऐसा ये कर लेते हैं कि SNAR2 की बात करिए आप, ये SNAR2 यहां पर हेलोजन है। अब बताओ SNAR2 का क्या मतलब होता है? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बाय अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म से। ठीक, तो हमने कहा कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें धक्का मारते हैं और साइमल्टेनियसली लीविंग ग्रुप लीव करता है, वही जैसे हमारी नॉर्मल SN2 होती। वो कह रहा है ये वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर क्या है? 1 इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि कार्बोकेटायन खराब बन रहा था। ये एराइल हैलाइड 2 भी नहीं करेगा, तो ये करते क्या है फिर? ये कह रहे नहीं ये 2 भी नहीं करेगा भाई, ऐसी तैसी। क्यों नहीं करेगा 2? रीजन क्या है? रीजन ये है कि ना तो न्यूक्लियोफाइल यहां आना चाहता है। न्यूक्लियोफाइल कह रहा है यार मैं तो नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, क्योंकि यहां आऊंगा तभी तो तुम जाओगे, मैं आऊंगा ही नहीं। तो उसने कहा क्या तुम्हें, हाँ उसने कहा क्या परेशानी है? कह रहा देखिए ना यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है और मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो मैं तो रिपेल होऊंगा। तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे यार लल्लू हो गया, हम प्लेनर हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर पर सामने से तो आ सकते हो, पीछे से आ सकते हो। काहे के पाई इलेक्ट्रॉन? कह रहा वो पाई इलेक्ट्रॉन सामने और पीछे ही तो है, यही तो दिक्कत है। नहीं समझे बात को? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये सामने ही तो घूम रही है ऐसे, नहीं समझे? ये पाई पी पाई बॉन्ड जो बना है वो तो पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सामने ही घूम रही, और तुम्हें सामने से बुला रहा हूं क्योंकि मैं प्लेनर हूं, तो या तो सामने से आओगे या पीछे से आओगे। सामने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पीछे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कह रहा है हम तो आएंगे नहीं ऐसी कैसी तुम्हारी। यानी इस न्यूक्लियोफाइल ने पहली बात तो इस कार्बन पर धक्का मारने से मना कर दिया। दूसरा एक्स ने क्या कहा? एक्स ने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम आने से मना कर रहे हो, हम कौन सा यहां से जाना चाहते हैं, तुम आओ ना जाओ, हम जाएंगे नहीं। पार्शली पाई बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है इनके बीच में, पार्शली पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह ये रेजोनेंस समझ में आ रही? तो यानी इनके बीच में जो पार्शली पाई बॉन्ड कैरेक्टर है उसकी वजह से ये बॉन्ड मजबूत हो गया। एक्स कह रहा है तुम आना नहीं चाहते, हम जाना नहीं चाहते, तो ऐसी की तैसी हमारी तुम्हारी बात ही नहीं होगी। खेल ही खत्म हो गया, ना न्यूक्लियोफाइल आना चाहता, ना लीविंग ग्रुप जाना चाहता, खेल खत्म, SN2 कैंसिल। यानी ये एराइल हैलाइड 1 तो कार्बोकेटाइन की मजबूरी की वजह से नहीं कर पा रहे थे, 2 इन्होंने वैसे ही मना कर दिया। ये ना 1 करते ना 2 करते, खेल खत्म हो गया। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एराइल हैलाइड 2 कभी नहीं करेगा। तो हमने कहा यार कुछ तो तरीका होगा, जैसे तुम बता रहे थे, कोई तो तरीका है। लालच। लालच किस चीज का? आप इस न्यूक्लियोफाइल को लालच दीजिए कि यहां, ये सिर्फ हमारी तुम्हारी लैंग्वेज हो गई, फिर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में भी बात करेंगे। आप सिर्फ हमें लालच दीजिए कि तुम यहां आओ, आना पड़ेगा तुम्हें। और वो लालच तभी दिया जा सकता है जब इस एराइल हैलाइड की ऑर्थो या पैरा पर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा। समझो, अगर इस एराइल हैलाइड की ऑर्थो पैरा पर एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, ऑर्थो या पैरा पर, अब तुम पहचान पा रहे हो कि ऊपर वाले एक्स, जहां पर कार्बन से एक्स लगा है, उस कार्बन पर अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तगड़ी है। यस ये NO2 पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा, ऊपर प्लस आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल मजबूरी में अट्रैक्ट हो तो सकता है। सर अब आपने लालच दिया, अब इस कार्बन पर डेफिशिएंसी है, हो सकता है अब ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए। ये हमारी तुम्हारी सरकारी लैंग्वेज है, एक्चुअल रीजन कुछ और। ठीक, तो अब इस लालच की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाए, इस लालच की वजह से। यानी पहले नहीं आ रहा, पहले कह रहा भाई सवाल ही नहीं उठता, मैं SN2 नहीं करूंगा, ऐसी तैसी तुम्हारी। लेकिन अगर तुमने मुझे लालच दिया, और लालच किसकी वजह से? एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग नेचर को ऑर्थो या पैरा पर आपको लगाना पड़ेगा। मेटा से भी काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि मेटा वाला ऊपर प्लस देगा ही नहीं, याद है? यस सर। तो लेकिन आपको ऑर्थो और पैरा पर लालच देना पड़ेगा। तो उसने ऑर्थो पैरा पर लालच दे दिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल कह रहा हम अटैक करेंगे। लेकिन अब एक और काम, न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन पर धक्का मारेगा तो कार्बन के डंडे कितने बनेंगे? 5। कार्बन को एक डंडा अपना तोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इधर से घुमाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, चाहो तो ऐसे घुमा लो जैसे चाहो। बॉन्ड्स को ऐसे कर लेते हैं, एक सेकंड। इधर से तोड़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वो बात एक ही है, मतलब इधर भी घुमा सकते थे, इधर भी घुमा सकते थे। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन के 5 डंडे बन जाएंगे, उसको एक डंडा तोड़ना पड़ेगा। तो वो अपना
पाई बॉन्ड तोड़ देगा, एक्स को नहीं तोड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ देगा। ये इसकी मैकेनिज्म होगी एंड दिस विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाउ दिस इज द कार्बेनाइन। एक्स इधर आ गया न्यूक्लियोफाइल जिसने अप्रोच किया था, और ये डंडे जैसे थे वैसे, और यही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब तुम बताओ इस SN2 और तुम्हारी वाली SN2 में क्या अंतर? जो तुमने पहले एल्काइल हैलाइड्स की SN2 पढ़ी थी उसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता था, उसमें ट्रांजिशन, और इस केस में कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है। एंड दिस विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या होगा, अब सर ये कार्बेनाइन बना है तो ये चक्कर चुक्कर काटेगा, माइनस अंदर आ जाएगा, डबल बाहर चला जाएगा। चलिए और आगे चक्कर कटाते हैं। जब चक्कर काटेंगे तो यहां आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां X, यहां NU, और इधर जो बॉन्ड्स बनेंगे, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर आपका NO2। क्लियर? अब ये नेगेटिव चार्ज और भी रेजोनेंस करेगा, लेकिन इस रेजोनेंस में क्या होगा, इस रेजोनेंस में अब ये NO2 के अंदर भी सर्कुलेट होगा। बताओ समझे? यस सर। क्यों मैंने पैरा पर NO2 लगाया? अब ये टेक्निकल आंसर। सर पैरा पे NO2 लगने से जो कार्बेनाइन बनता है, जो कि रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है NO2 के साथ, इसलिए बन जाता। समझ में आई बात? यस सर। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज अंदर NO2 के साथ चक्कर काट लेगा, खेल कूद इस तरह से चलता रहेगा। चलने चुलने के बाद आप यहां कुछ पहुंचे, सारे ही बना लेते हैं। चलो यहां माइनस आ गया, ये बॉन्ड ऐसे हो गए, ये ऐसे है, इधर X है, इधर NU है, फिर ये ऊपर उठेगा तो यही वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा। यानी आप यहां पहुंच गए माइनस, इधर आ गया N, इधर आ गया डबल बॉन्ड, यहां आ गए, यहां आ गए, ये आ गया X, इधर आ गया NU, फिर माइनस और ऊपर उठेगा तो ये बगल में चला जाएगा, बगल में जाने के बाद यहां आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा बॉन्ड ऐसे, नीचे आ गया NO2, ये बॉन्ड ऐसे, इधर X, इधर NU। लास्ट स्टेप जो कि फास्ट स्टेप होगा, माइनस अंदर और X को लात मार के निकाल दिया जाएगा, एंड दिस विल बी द फास्ट स्टेप। और इस फास्ट स्टेप में फाइनली होगा क्या सर, डंडे वैसे के वैसे, NO2 वैसे का वैसा, और अब आ गया चुपचाप यहां पर N। समझो, यानी कहने को तो ऐसा हो रहा है जैसे NU आया और X चला गया, ऐसे नहीं हुआ। NU आया, पहले पाई बॉन्ड टूटा, एनायन बना, उस एनायन को जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जा रहा है, वो चक्कर काट के जब यहां पहुंचेगा, तब जब वापस एरोमेटिसिटी गेन करेगा फास्ट स्टेप में, तब लात मार के X को यहां से निकाला जाएगा। एंड दिस इज द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ SNAR2। दिस इज SNAR2। ये एराइल हैलाइड्स में होने वाली SN2 रिएक्शन है, जो सिर्फ तभी हो सकती है जब ऑर्थो पैरा पर एक ऐसा ग्रुप लगा हो जो बने हुए कार्बोनाइन को रेजोनेंस स्टेबलाइज करता हो। अदरवाइज SNAR2 जैसा एराइल हैलाइड्स कभी शो नहीं कर सकते। कुछ समझे बात? हाँ सर यहाँ पे सर जो ऑर्थो पोजीशन है सर, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम होगी ना, वो है? अटैक तो क्या सर NO2 जो है, मतलब जो ऑर्थो पोजीशन है हाँ सर, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम है ना, हाँ पॉजिटिव चार्ज, हाँ, यहाँ ऑर्थो कह रहे हो? तो अटैक तो वहाँ होना चाहिए था। नहीं तो ये न्यूक्लियोफाइल तो सब्स्टिट्यूट करेगा ना। किसको सब्स्टिट्यूट करवा रहे हो? ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है जो वहां जाके जुड़ेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है जो किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और वो सब्स्टिट्यूशन इसको कहां मिलेगा, जब वो इस X पर अप्रोच करे। और X का भी तो विड्रॉइंग नेचर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा ना। यस सर। तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करके X को लीव करवा देगा। लेकिन ये इतना सीधा नहीं है जैसे हमने SN2 में पढ़ा था कि हम आते जाएंगे तुम जाते जाना, हम आते जाएंगे तुम जाते जाना, हम आ जाएंगे तुम चले जाना। वो तो ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। यहां पर क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो कार्बोनाइन बनेगा, उस कार्बोनाइन की ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और क्यों मैं कह रहा था कि NO2 ऑर्थो पैरा पर होना चाहिए, क्योंकि वो कार्बोनाइन उस NO2 के माइनस आर इफेक्ट से रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसका मतलब RDS अच्छा है, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड कर रही। कुछ समझ पाए बात को? सर अगर ऑर्थो पे ऐसा ग्रुप लगा होता है जो H बॉन्डिंग कर लेता Yes, sir. हमारे जो X के साथ, तो अब क्या बताएं, मतलब जो तुम पूछ रहे हो उसका जवाब हम भी सोच के देंगे, तुम भी सोच के ले लो। तुम भी खुद सब कुछ, तुम इतना तो तुम भी पढ़े लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, कैसे होती है, तो तुम भी उसी हिसाब से आंसर दे दो, हम भी वही सोच के आंसर देंगे। मतलब तुम लोग पता नहीं क्यों समझते क्यों नहीं बात को। ये जो क्वेश्चंस पूछते हो ना, ये इलॉजिकल होते हैं यार। ये जब दिखते हैं तो सोचे जाते हैं, पहले नहीं सोचे जाते। क्योंकि पहले सोचने से होता यह है कि जो असलियत है वो दब जाती, वो असलियत पीछे छूट जाती, हमारे दिमाग में खुरापातें चलने लगती, तो असली बात छूट जाती है, खुरापात चलने लगती है, वो खुरापात कभी पूछी नहीं जाती। तो पहले असली बात को पूरा दबा दो एकदम कि भैया ये है असलियत। अब आराम से कभी बैठते हैं, उस असलियत के बारे में सोचते हैं, और फिर जो दिमाग में आते हैं उनके आंसर खुद सोच के देख लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये मैं तुमको बहुत दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ इस बात का, और तुम्हें तो अब तक इस चीज की आदत पड़ जानी चाहिए
इस चीज की आदत हो सकता है कि तुमको कभी किसी ने मना ना किया हो सवाल पूछने से, हम भी तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि यार ये मत करना कि सर चलो तुमने मुझसे सवाल पूछा, मैंने तुम्हें जवाब दे दिया, लेकिन फिर ये मत करना कि सर जरा SN2 में ना एक बार ये बताइए कैसे कार्बेनाइन कैसे बना सर, एक बार ये दिखाइए सर रेजोनेंस कैसे हो रहा है, मतलब तुम फिर इसमें से कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये है मेन। पहले ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो बकवास करनी कर सकते हैं, लेकिन इसके छोड़कर अगर दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं, अच्छा अगर यहां ये होता तो, यहां वो होता तो, सब गड़बड़ है यार। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर सीखना चाहते हो तो ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि जो चीज है वो पहले आ जाए, उसके बाद जो बकवास सोचनी है सोचते रहिए, ताकि उस आने वाली चीज में गड़बड़ ना। समझ गया ना कि नहीं? क्या क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है सर। तो ऐसे जैसे तुम कह रहे थे कि वहां ऑर्थो पता नहीं क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, तो तुम खुद सोचो, मतलब पूछो मत, क्योंकि हमने भी, तुम पूछोगे हम भी सोचेंगे, तो जैसे हमें सोचना है वैसे तुम भी सोच सकते हो। तो मेन जो पर्पस था बताने का वो सिर्फ यही है कि अगर कभी बेंजीन के ऊपर एल्काइल हैलाइड लगा हुआ, तो वो हैलाइड जो है किसी भी सूरत में रिप्लेस नहीं हो सकता है, ना तो कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से, दैट इज SNAR1, ना ही वो इस SNAR2 के थ्रू। एक ही केस ऐसा है, 1 तो कभी होना ही नहीं है, उसको तो तुमने छोड़ ही दिया कि एराइल हैलाइड 1 तो कभी नहीं करेंगे। ये क्लियर है कि नहीं? ये वाली बात याद हुई कि नहीं? यस सर। वो कभी Yes, नहीं sir. करेंगे, खेल खत्म। वो तो 1 वैसी दुनिया में कोई नहीं करता, वो तो वो डायजोनियम था जिसने 1 की बात बोल ली थी बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, अदरवाइज तो वो भी नहीं करता भाई। यानी 1 जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, 2 जैसा एराइल हैलाइड कभी नहीं करते, ये भी कभी नहीं करते। ये कहते हैं एक केस है जिसमें हम कर सकते हैं, अगर हमारी ऑर्थो पैरा पे NO2 लटकाओ, NO2 मतलब स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो हम सोच सकते हैं, अदरवाइज 2 की बात भी हमसे मत करें। अच्छा, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ सर लास्ट स्लाइड में एक डाउट था सर। हाँ सर जो लेकिन जो सर हमने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, तो सर वहां पे सर ने बताया था कि जो डाइजोनियम मतलब सैंड में रिएक्शन होती है वो क्लोरीन ब्रोमीन और साइनाइड के साथ ही होता है, मतलब नाइट्राइल के साथ, तो इसके अलावा भी होती है? क्या सैंडमेयर रिएक्शन? यस सर, क्लोरीन ब्रोमीन और नाइट्राइल मतलब। हाँ, मतलब सैंडमेयर रिएक्शन इज क्लोरियोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन का बनना, मतलब वो सैंडमेयर रिएक्शन है क्या? मतलब इसका मतलब ये नहीं है फ्लोरोबेंजीन नहीं बन सकती इसमें? सर मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ ये बन तीन ही सकती है, सर। हाँ, मतलब सैंडमेयर इज द नेम ऑफ द रिएक्शन वेयर क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म। इसका ये मतलब थोड़ा कि सिर्फ एक ही रिएक्शन है इसमें क्लोरीन ही लग सकती है। आप यहाँ पर किसी और NO2 से रिएक्शन कराइए, बताइए आप क्या बनेगा? अब नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। तुम न्यूक्लियोफाइल देते जाओ, हम आंसर लिखते जाएंगे, इसमें क्या सोचना है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही तो जोड़ना है। वो तो अलग बात है कि अगर न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन ब्रोमीन है तो उसे सैंडमेयर का नाम दे दीजिएगा। कैसे गंदे सर गंदे वो नाम है बस। वो नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। ओके सर। समझ गए ना? तो आप बस न्यूक्लियोफाइल डालते जाइए। ये देखिए BF4-। अब बताइए कौन सा न्यूक्लियोफाइल डाला आपने? BF4- में आपने F- डाला, F- डाला है तो फ्लोरोमाइन। अब वो अलग बात है, आप इसको सैंडमेयर ना बोलना चाहे मत बोलिए, सैंडमेयर तो नाम है रिएक्शन का। सैंडमेयर इज क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का बनना, बात खत्म। समझ गए ना? हम तो ये जनरलाइज करना चाह रहे हैं कि एक बार डायजोनियम बन गया तो फूल खिलेंगे। फूल खिलेंगे मतलब न्यूक्लियोफाइल आया, आंसर आया, न्यूक्लियोफाइल आया, आंसर आया, न्यूक्लियोफाइल आया, आंसर आया, न्यूक्लियोफाइल आया, आंसर आया, न्यूक्लियोफाइल आया, आंसर आया। आप न्यूक्लियोफाइल डालते जाइए, हम आंसर देते जाएंगे। वो अलग बात है कि अगर वो न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्राइल में से कुछ हुआ तो उसे सैंडमेयर का नाम दे सकते हैं, बस इतना फर्क। समझ गए ना? यस सर। ठीक। तो अब बहरहाल, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मान लो कभी इस तरह का कोई सवाल आए, SNAR2, चलो अच्छा SNAR2 की बात भी हो गई, कभी हमसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये 4-5 आदमियों में SNAR2 में रेट सबसे अच्छा कहाँ दिखाई देगा? जैसे मान लीजिए ये ले लिया, इसी तरह से ये ले लिया, इसी तरह से मान लीजिए ये ले लिया, या फिर मान लीजिए BR लगा के ले लेते हैं, या फिर मान लीजिए फ्लोरीन लगा के ले लेते हैं। बताइए SNAR2 के रेट का ऑर्डर क्या लिखेंगे? ऐसे मान लीजिए सवाल आ गया छोटा सा, तो अगर हमें आइडिया होगा तभी तो लिख पाएंगे। ABCDE, इनमें रेट का ऑर्डर क्या लिखेंगे? सेकंड में सबसे कम होगा, बाकी सारे सेम रहेंगे। सेकंड में सबसे कम होगा, बाकी सारे सेम रहेंगे। कौन बोल रहा है ये? बाकी सारे सेम नहीं रहेंगे सर, क्योंकि आयोडीन का निकलना आसान होगा और क्लोरीन थोड़ा सा कम से निकलेगा। सर वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट। क्लोरीन का ज्यादा होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा, लास्ट क्लोरीन का ज्यादा होगा। कौन बोल रहा है? हर्षित। हर्षित, यही तो फर्क है, यही तो समझना था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लक्ष्य कौन है इसमें?
सर स्टार्टिंग में जब वो कार्बोनाइन जब न्यूक्लियोफाइल- बनता, कार्बोनाइन न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन। अप्रोच करता है और जो कार्बोनाइन बनता, वही फर्स्ट स्टेप। यस यस तो सर। कार्बोनाइन फ्लोरीन के लगे रहने से अच्छा बनेगा या आयोडीन के? किसी कुछ भी- फ्लोरीन, अबे आयोडीन का माइनस आई कम होता है दोस्त, नहीं समझे बात भाई? हम ऐसा करते हैं ना, ये इस वाले को तो अलग ही कर देते हैं, तो बेकार हो गया। यस सर। ये तो Yes, sir. बेकार होगा सर। ये तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में NO2 का इंडक्टिव जो लगना होगा लग जाएगा, रेजोनेंस तो कहीं नहीं है सर। ठीक है, तो ये आदमी लास्ट होगा, मानते हो? यस Yes, सर। sir. अब बाकी लोगों में सर डाउट क्या आता है कि सर आई अच्छा लीविंग ग्रुप है, अच्छे लीविंग ग्रुप की वजह से SN2 अच्छी होनी चाहिए, यानी SNAR2 आई के अंदर अच्छी होगी। यही तो खेल है इसके अंदर। क्या SN2 जो हो रही है, जिसको आप SNAR2 कह रहे हैं, वो आई में सबसे खराब है? समझो क्यों? क्योंकि सर ये ट्रांजिशन स्टेट वाला सीन नहीं है, ये कार्बोनाइन का सीन है, और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी फ्लोरीन के केस में सबसे अच्छी देखते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैं आयोडीन और फ्लोरीन, इन्हीं दोनों में मुझे डाउट है, मैं इन्हीं दोनों को जो एक्सट्रीम एंड्स हैं इन्हीं को कवर कर लेते हैं। यानी अगर मान लीजिए आयोडीन होता तो आपका कैसे बनता मामला? ये आयोडीन है और ये आपका NO2। अब बताइए जरा, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो क्या होगा? अगर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो ये पाई बॉन्ड, फिर मैंने उल्टे बना दिए, बस और ऐसे बना देते, यहां निगेटिव चार्ज आएगा, बताओ समझे? Yes, sir. यानी जो बनना चाहिए उसका, जो कार्बोनाइन बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसे बना लेते हैं। ये माइनस हो गया, ये आयोडीन हो गया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये डंडे हो गए, और ये आपका NO2। ठीक, दिस इज माय RDS। अच्छा, अगर यही सीन फ्लोरीन के साथ होता तो क्या होता? अगर यही सीन फ्लोरीन के साथ होती तो यहाँ कार्बोनाइन बनता ऐसे, ये फ्लोरीन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये डंडे हैं, ये NO2। अब आप ये बताइए, ये वाला कार्बोनाइन ज्यादा अच्छा लगता है या ये वाला? दूसरा वाला, because this carbanion is stable due to the minus I effect of fluorine, which is less stable in this case. So ultimately this carbanion is better. So the rate of the reaction will be better in case of fluorine. भले ही फ्लोरीन खराब लीविंग ग्रुप क्यों ना होता हो सर, लीविंग नेचर कब काम आएगा सर? वो लास्ट स्टेप में, और लास्ट स्टेप फास्ट स्टेप है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कि तुम तेजी से निकल रहे हो कि धीरे से निकल रहे हो, बताओ समझे? यस सर। लेकिन अगर यही सवाल एराइल हैलाइड की जगह एल्काइल हैलाइड का होता तो आई जीत जाता। समझो बात, जब तुमने यही सवाल पहले पढ़ा था तो ये सवाल पूछा गया था, RF अच्छा है या RCl अच्छा रेट देगा, या RBr अच्छा रेट देगा, या RI अच्छा रेट देगा, तब तुमने आंसर क्या लिखा था सर? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है रेट का, बताओ समझे? यस सर। क्योंकि ये SNAR2 नहीं थी, ये SN2 थी, और SN2 में कार्बोनाइन नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। और हमने कल भी क्लास में देखा था, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी लीविंग ग्रुप के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। लीविंग ग्रुप अच्छा होगा, ट्रांजिशन स्टेट अच्छी बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट अच्छी बनेगी, वो नीचे आ जाएगी, नीचे आने से डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी, रिएक्शन का रेट बढ़ जाए। याद है ये? लेकिन यहां ऐसा नहीं है सर, यहां ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, इंटरमीडिएट बन रहा है, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी तब बेटर मिलेगी जब फ्लोरीन। समझो, यानी ये बिल्कुल ध्यान रखना। मुझे शायद जहां तक याद आ रहा है आईटी के पहले पेपर में एक बार ये इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा भी गया, तो इसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अगर एराइल हैलाइड्स के ऊपर सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो दो बातें करेंगे, एक SN1 जिसको SNAR1 कहा जाता है, और एक SN2 जिसको SNAR2 कहा जाता है। SNAR1 के बारे में कभी नहीं सोचेंगे अगर आप एराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, कभी नहीं सोचेंगे। SNAR1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हुई तो डायजोनियम के केस में हो सकती है, वरना कभी नहीं होगी, बात खत्म हो जाइए। दूसरी बात, SN2 की बात करते हैं, यानी SNAR2 की। SNAR2 भी एराइल हैलाइड कभी शो नहीं करेंगे, अगर करे, और क्यों नहीं शो करेंगे? ना तो न्यूक्लियोफाइल आना चाहता, ना लीविंग ग्रुप जाना चाहता, तो खेल वैसे ही खत्म हो गया। एक केस ऐसा है जिसमें ऐसा हो सकता है, जब आप एराइल हैलाइड्स के ऑर्थोपैरा को चमकाएं, ऑर्थोपैरा को स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग नेचर से चमकाएं, ताकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफाइल मजबूरी में जाके धक्का मारते। और उसका रीजन क्या है? उस न्यूक्लियोफाइल के धक्का मारने से कार्बोनाइन बनता है, और उस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्थोपैरा पे लगे विड्रॉइंग नेचर की वजह से बढ़ती है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड करती। यानी अगर वो फ्लोराइड वोलाइड वाला केस इस तरह का कोई सवाल देता है तो आप जल्दबाजी में ये लिख के मत आइएगा कि आयोडीन इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, सो अल्टीमेटली SNAR2 विल बी फास्टेस्ट। ना, लीविंग ग्रुप से मतलब ही नहीं मुझे, बिकॉज लीविंग नेचर इज फास्ट स्टेप। मुझे मतलब है कार्बोनाइन से, और कार्बोनाइन ज्यादा अच्छा फ्लोरीन की प्रेजेंस में बनेगा, ना कि आयोडीन की। तो इसमें अगर तुम्हें ऑर्डर भी लिखना हो तो मेरे ख्याल से सब लोग समझ भी रहे होंगे, सबसे अच्छा ऑर्डर हमारा ई का बनना चाहिए, उसके बाद सी का बनना चाहिए, उसके बाद डी का बनना चाहिए, उसके बाद ए का बनना चाहिए, और सबसे खराब बी का बनना चाहिए। ये होना चाहिए SNAR2 का ऑर्डर। बताओ समझे? यस। और सब लोग इस बात को मेंशन भी कर लें कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, कि आप यही दोनों में अंतर समझना। एक ARX का सवाल था, एक RX का सवाल था। ARX का आंसर एनाइन की स्टेबिलिटी देता है, RX का आंसर लीविंग ग्रुप का नेचर देता है। समझो अपने आप।
पहले बिल्कुल पक्का कर लो, फिर सवाल पूछना पहले एकदम, मतलब इसमें कोई कम गड़बड़ मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। ज्यादातर बच्चे आयोडीन के अच्छे नेचर जैसे तुमसे भी कुछ, तुम लोगों में से भी कुछ लोगों ने आंसर दिया था कि आयोडीन अच्छा लीविंग ग्रुप है सर, इसका रेट फास्ट होगा, क्योंकि तुमने ये पढ़ा था, तो तुमने इसके अकॉर्डिंगली यहां भी आंसर दे दिया। जबकि यहां बात हुई अभी हमारी क्या कि भाई कार्बोनाइन से मतलब है, मैं कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देख लीजिए, आई वाई से क्या लेना देना। अब भले ही अच्छा लीविंग ग्रुप क्यों ना हो, लेकिन लीविंग नेचर तो फास्ट स्टेप होता है, और फास्ट स्टेप से हमें कोई लेना देना नहीं। सर हाँ एक बार ये मतलब आपने ये बताया ना कि आयोडीन लगा होता है, तो वो मतलब जब निकलेगा वो फास्ट स्टेप हो जाएगा। हाँ, आई का निकलना तुम देखो ना मैकेनिज्म एक बार, ये देखो मैकेनिज्म, इसमें फास्ट स्टेप कहाँ आ रहा है ये, और इस फास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये एक्स निकल रहा है कि नहीं। हाँ सर, लेकिन वो जो फ्लोरीन है ना, वो उसमें मतलब वो फ्लोरीन की वजह से मतलब वो क्यों मतलब होता है वो बता दीजिए। क्या नहीं समझ में आया, क्या पूछ रहे हो। फ्लोरीन की वजह से रेट अच्छा, हाँ फ्लोरीन की वजह से रेट अच्छा क्यों। अरे भाई कितना आसान सवाल पूछ रहा है, ये बताओ ये आरडीएस है कि नहीं, ये वाला आरडीएस है कि नहीं ये। ठीक, तो यानी कार्बोनाइन जितना अच्छा बनेगा रेट उतना अच्छा होगा कि नहीं। अब सोचो NO2 यहां भी लगा है, NO2 आयोडीन के केस में भी लगा था, फ्लोरीन के केस में भी लगा था। फर्क सिर्फ इतना है, ये देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि यहां भी देखिए NO2 लगा है, यहां भी NO2 लगा है, यानी इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी NO2 की वजह से जैसी भी है वो यहां भी होगी। यस सर। ठीक, तो फिर डिसाइड कौन करेगा सर, ये आई करेगा और एफ करेगा। अब बताओ आई और एफ में किसका निगेटिव माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, खींचने वाला चूसने वाला इफेक्ट फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन के चूसने की वजह से एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी, बढ़ गई, तो ये रेट फास्ट हो गया, और यहां पर रेट स्लो हो गया, क्योंकि सर एनाइन की स्टेबिलिटी डिसाइडिंग फैक्टर है, लीविंग नेचर से मतलब नहीं है। और एनाइन ज्यादा अच्छा तब बनेगा जब फ्लोरीन लगा हो, ना कि आयोडीन। समझ गए ना। अब आगे बढ़े कि नहीं भाई, समझ में आ गया सबको। यस सर। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर इस बारे में डिस्कशन की भी गई होगी, आप इस बात को फिर से याद कर लीजिए कि SnAr1 और SnAr2 में SnAr1 एक यूनिक रिएक्शन है जो रेयरली डायजोनियम के केस में देख सकते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं दिखेगी। SnAr2 एराइल हैलाइड्स के अंदर तो कभी नहीं दिखती, सिर्फ एक केस में दिख सकती है, अगर आपने ऑर्थो पैरा पर स्ट्रॉन्ग वोडराइन ग्रुप लगा रखा है। उसमें भी अच्छी बात यह है कि इस SnAr2 की रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की जगह एक कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनता है, जिसकी स्टेबिलिटी ही रिएक्शन के रेट को गवर्न करती है। आगे बढ़े। यस अच्छा, अब सब कुछ होने के बाद, हाँ आगे बढ़े सर, ये बोल रहा था। हाँ, ये इंद्रपुरम में बेटा समझ में आ गया, आगे बढ़े आप। ये सर यही बोल रहा था, ठीक समझ आ गया। ठीक, अब जैसे जो बात करनी थी अब हम आते हैं उस बात पे दोबारा से। आप चलो, अच्छा है ना, ये पुराने टॉपिक्स भी तुम्हारे रिवाइज होते जा रहे हैं, मतलब वरना इतनी डिटेल में ये करने की जरूरत नहीं थी, हम डाउस प्रोसेस पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब डाउस दोबारा उठाते हैं, अब उसमें तुम्हें जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मेरे लिए आसान हो जाए। क्या करो बेटा, ये NaOH 350 डिग्री पर और काफी तगड़े टेम्परेचर पे। ठीक, अच्छा अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से अगर ये आंसर है, मतलब ये आंसर मतलब देखो ऑब्वियसली फिनॉल ही बना होगा, लेकिन फिनॉल का माहौल बेसिक है, तो ये पहले तो फिनॉक्साइड आयन बना होगा और उसके बाद आपने एसिडिफिकेशन आपको करना पड़ा होगा, तो एसिडिफिकेशन करने के बाद आप इसको फिनॉल बना सकते हैं। तुम मुझे बताओ ये रिएक्शन कैसे हो रही, ये क्या है। हमने कहा क्या मतलब, NaOH में से H टूट गया। नहीं, अब ऐसा लग रहा है जैसे Cl हट रहा है और OH आ रहा है, यही हो रहा है कि नहीं। Cl की जगह आपने OH ही तो लगाया है, यहां भी OH ही है, बस समझो दिस इज आल्सो OH, बस फर्क इतना है द एनवायरनमेंट इज बेसिक, सो अल्टीमेटली दैट OH एग्जिस्ट एज O-। यार इतना तो समझ, इतना पढ़ने के बाद इतना सब सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आदमी फिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या हुआ सर, Cl हट गया OH आ गया, तो हमने कहा बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा आसान है, Cl हट गया OH आ गया, तो ये तो ऐसा हो जाएगा Cl गया कार्बोकैटायन बना और उस कार्बोकैटायन पर OH आ गया SN1, जिसको आप SnAr1 कहते हैं। बताओ हो सकता है। नहीं सर। सर अभी बात हो चुकी है, SnAr1 का नाम मत लीजिएगा सर, ये कभी SnAr1 कर नहीं सकता। हमने कहा चलो कैंसिल। हमने कहा फिर एक और तरीका है ना, OH आएगा Cl जाएगा, SnAr2 कर लेते हैं। क्या ये कर सकता है SnAr2? नो सर, कभी नहीं कर सकता सर। ये SnAr2 सिर्फ एक सूरत में कर सकता है, जब इसकी पैरा पे NO2 लटकाओ। सर यहाँ तो NO2 नहीं लटका, तो मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ना SN1 के थ्रू ना SN2 के थ्रू, ये हो क्या रहा है, ये चल कैसे रहा है भाई साहब, ये कौन सी रिएक्शन आपने कर दी। ये कह रहा है यही तो कमाल, दिस इज बेंजाइन मैकेनिज्म।
ये बेंजाइन मैकेनिज्म है, टाउस प्रोसेस बेंजाइन के थ्रू, ये वो मजबूरी है। बेंजाइन मैकेनिज्म को कैसे एक्सप्लेन किया जाना चाहिए? ये वो मजबूरी है जो एराइल हैलाइड तब शो करते हैं जब वो 1 या 2 में से कुछ ना कर पाते हो, और क्योंकि वो 1 और 2 में से 1 तो कभी नहीं करते, 2 एक केस में कर सकते हैं जिसमें NO2 पे NO2 लटका ऑर्थो पैरा पे, अदरवाइज उनकी मजबूरी है वो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ही सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। बस तो मैंने कहा भाई क्या है ये बेंजाइन मैकेनिज्म, तुमने पढ़ी हुई है, उसके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा ही हो रहा होगा कि भाई आप तुम लोग ये तो सब लोग समझ गए ना कि ये एक मजबूरी होने जा रही है, यस सर। है ना? वरना तो कुछ भी कर सकते थे, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। अब मजबूरी क्या है? ना 1 हो रहा है ना 2 हो रहा है, चल क्या रहा है? तो उसने कहा देखिए ऐसा कुछ नया हो रहा है, और नया ये है कि ये आपका क्लोरीन था और ये आपका यहाँ एक हाइड्रोजन है। जब आपने बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया तो OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल ये काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके 1 कर पाया, ना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके 2 कर पाया। उसने कहा भैया हम न्यूक्लियोफाइल हैं ही नहीं, हम तो एकदम से हमें याद आया कि हम तो बेस हैं। तो एकदम से OH को याद आया, अरे मैं तो बेस हूं, ऐसी तैसी न्यूक्लियोफाइल की। और जैसे ही उसको बेस याद आया, OH- ने फटाक से एक तरफ से H को निकाला, साइमल्टेनियसली एक तरफ से Cl निकला। जैसे तुम्हें याद होगा एलिमिनेशन, तुमने बायोमोलिकुलर रिएक्शन पढ़ी है, एक तरफ से H निकलता है जिसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जैसा बोलते थे, याद है? एक तरफ से H निकलता जाएगा, एक तरफ से Cl निकलता जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस बार क्या होगा? एक तरफ से H निकलता जाएगा, एक तरफ से Cl निकलता जाएगा और बीच में ट्रिपल बॉन्ड जैसा आ जाएगा। समझना जरा बात, कुछ ऐसा। लेकिन अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड जैसा कुछ आया है, ये नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड तुमने पढ़े थे वो नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड कुछ ऐसे थे, जैसे ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये जो नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड था कुछ ऐसा था जिसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp था और इसका भी sp था। अब अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसका मतलब ये हुआ इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक sp1 और एक sp2। sp1 मतलब एक sp लोब ये और एक sp लोब ये, यानी अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो एक sp ये है, एक sp ये है, और बचे हुए 2 p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है वो ये। थोड़ा सा आता है ये सब, समझ पाते हो इन बातों को? इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है अगर वो sp है तो इसका मतलब उस कार्बन ने एक s और एक p को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किया होगा। यस सर। तो 2 sp बने होंगे और दोनों sp लीनियर होते हैं, तो एक sp वो एक sp ये। यहां तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब कार्बन ने क्योंकि 2 हाइब्रिड 2 ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व किया, s और एक p को, तो 2p अभी भी कार्बन के बच गए जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। वो जो 2p है वो 2p बने, ये बना दिए डबल, ये डबल। बताओ समझे? अच्छा, अब बगल वाले कार्बन की बात करते हैं। बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वो भी sp। तो उसने कहा मैं भी sp हूं, तो मैंने कहा तू भी यही कर ले, एक s लिया एक p लिया, दोनों को डब्बे में डाल के घुमा दियो, हो गया हाइब्रिडाइजेशन। कितने p उसने डब्बे में डाले? एक। होते कितने p हैं? 3, तो उसके भी 2 p बच गए जो डब्बे में नहीं है। दे आर प्योर p, डंबल वाले p जिसका हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी उसने भी अपना एक p डब्बे में डाल के sp, एक p ये बच गया, एक p ये बच गया। और यहां पर जो sp है उसने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इधर वाले sp ने भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और ये कार्बन कार्बन के sp का सिग्मा बॉन्ड है, और ये तुम देख ही रहे हो, ये मस्त आपका पाई बॉन्ड तैयार हो गया। दिस इज माय पाई बॉन्ड। समझ पाइए? इथाइन का ऑर्बिटल डायग्राम समझ में आया सबके? यस सर। यानी ये ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअली किस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बन रहा है? ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है PP ओवरलैपिंग से, प्योर पी की साइडवाइज ओवरलैपिंग से। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की नहीं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ओवरलैपिंग कर ही नहीं रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कर रहे हैं। देखिए आप, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है हमारा sp, एक sp साहब ये है और एक sp है। ये दोनों आपस में ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? सर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला। और बचे पाई बॉन्ड किसने बनाए? बचे पाई बॉन्ड बनाए PP ओवरलैपिंग में, प्योर p, हाइब्रिड नहीं, प्योर p, डंबल जोड़ रहे हैं साइड वाइज ऐसे, तो आपने p ऑर्बिटल बना दिया। तो दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहां का जो ट्रिपल बॉन्ड है ये अलग है एकदम। क्यों अलग है? अब जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन था, इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम एक बार थोड़ा सा हल्का हल्का से बनाते हैं। इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है इस वाले का, वो sp2 है, इसका भी sp2। ठीक, तो जरा थोड़ा सा इधर का हिस्सा बनाते हैं, ये जरा समझना, ये ऐसे बनाते हैं, ऐसे कर लेंगे। ये sp2 का मतलब क्या होता है? एक sp2 ये, एक sp2 ये, एक sp2 ये। समझते हो? sp2 प्लेनर होता है, तो ये ट्रायंगल प्लेनर, ये ऐसे ऐसे करा है मैंने, ये ऐसे समझना जरा, ये कर रहा हूं मैं। समझ गया बात? इसी को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, बगल वाला जो ये वाला जो कार्बन, ये वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2।
अगर ये भी sp2 है तो इसका मतलब इसके भी 3 sp2 लोब ट्रायगोनल प्लेनर से होंगे, तो ये एक sp2 ये हो गया, एक sp2 नीचे चला गया और एक ये हो गया। बताओ यहां तक ठीक? Yes, यस सर। अच्छा, अब जरा सिग्मा बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहा है जरा बताओ। एक तो सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है, कौन सा है ये सिग्मा बॉन्ड? ये वाला। चलिए, 2 कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड बन गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो दूसरे सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं वो कौन सा है? एक सिग्मा बॉन्ड सर ये वाला है जो क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ बन रहा है। चलिए वो भी बना लेते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया। अच्छा, एक सिग्मा बॉन्ड उधर बन रहा है जो हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, वो ये हमारा तीसरा इधर वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया। और पाई बॉन्ड्स कहां है? पाई बॉन्ड जो है सर वो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं वो अपना बने हुए हैं, इनमें क्या लेने देना, पता नहीं यहाँ कैसे बनेंगे, तुम अपने आप समझ जाना यार। ये पाई बॉन्ड बन रहा है, बताओ ठीक है ये? अच्छा, अब तुम ये समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है, ये हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन। अब जरा देखिए क्या हो रहा है। जब आप बेस डालेंगे तो बेस करेगा क्या? बेस जो है वो यहां से H को प्लस के फॉर्म में निकालेगा। अगर ये H यहां से प्लस के फॉर्म में निकला तो ये बताओ, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां इन्वॉल्व हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके गया या छोड़ के गया? ये छोड़ के गया सर, क्योंकि H तो प्लस के फॉर्म में निकल रहा है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये H यहां से चला गया तो ये कौन सा लोब है हमारा? ये वाला, क्या नाम है इसका? sp2। ये वाला जो sp2 है उसके पास एक 2 का पेयर, इलेक्ट्रॉन का पेयर बच जाएगा। यस सर। ठीक है, उधर से Cl भागा। Cl क्या करके भागा? इलेक्ट्रॉन लेके भागा या छोड़ के भागा? Cl माइनस, वो लेके भागा। अगर वो लेके भागा तो इसका मतलब यहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो Cl लेके चला गया, तो जो ये वाला sp2 है वो खाली है, क्लियर है? और जो ये वाला sp2 है उसमें पेयर है। ये दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। देख रहे हो कितनी गंदगी है, कितना गंदा ओवरलैपिंग देखिए आप। यानी ये जो तीसरा डंडा आप बनाने जा रहे हैं ये वाला ओवरलैपिंग से, ये तीसरा डंडा किन ऑर्बिटल्स के बीच में बना है? sp2 और sp2 के बीच में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तीसरा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये तीसरा बॉन्ड कुछ इन लोगों की ओवरलैपिंग से देखने को मिलता है। एक sp2 ये है, एक sp2 ये है, और ये लोग आपस में ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, बेंजाइन में ये जो तीसरा डंडा दिखाया जाता है ये नॉर्मल तीसरे डंडे से अलग है, क्योंकि नॉर्मल वाला जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो pp ओवरलैपिंग से बनता है, और ये जो तीसरा डंडा आपने बनाया है वो sp2 की ओवरलैपिंग से बनता है। यानी ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां बच गए थे, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बगल के हाइब्रिड sp2 के साथ साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। और ये ओवरलैपिंग तुम बिल्कुल समझ रहे होगे, ये ओवरलैपिंग कहीं से भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये उन दो लोगों के बीच में बनी है जिनके बीच का एंगल वो 90 डिग्री या 0 डिग्री से ज्यादा है। तो सर ऐसे लोगों का ओवरलैपिंग हो रहा है, टेढ़े। ऐसे तो अच्छे ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का ओवरलैपिंग देखो ना, एक ऐसा एक ऐसा, ये ओवरलैपिंग गंदी। इसका मतलब ये हुआ, ये बिल्कुल रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। और तुम्हें पता है बेंजाइन को एरोमेटिक क्यों कह रहे हैं हम? आप पहचान पाओगे बेंजाइन इज एरोमेटिक? क्योंकि रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है जरा बताओ, सोच के बताओ जरा, रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व? कितने इलेक्ट्रॉन्स आज भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व? सर यही है, देख लीजिए आपके सामने, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। क्यों? ये 2 दिखाई नहीं देते, लेकिन सर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? अरे सर इनका प्लेन तो देखिए, ये वो sp2 में है, ये ऐसे बोर्ड पर, और बाकी के जो p ऑर्बिटल है कार्बन के परपेंडिकुलर। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी ये जो हमारे ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो sp2 लोब में है, और sp2 तो बोर्ड पर होता है, ऐसे ये बोर्ड पर हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन। और बाकी के जो p ऑर्बिटल होते हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कार्बन के, वो परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ये वाला लोन पेयर कभी भी इन p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, चाह कर भी नहीं हो सकता, बिकॉज द एंगल इज 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ, बेंजाइन के अंदर जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो पेयर वो बोर्ड के प्लेन पर है, और बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर नाच रहे हैं। इसका मतलब ये आदमी जो बोर्ड पर है वो इन परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसलिए रेजोनेंस में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? सर वही 6। वही 6 की वजह से ये सिस्टम क्या माना जाएगा? एरोमेटिक। सो बेंजाइन एक एरोमेटिक इंटरमीडिएट। बताओ समझे बात? यस सर। अब अगर बेंजाइन हमारा एरोमेटिक तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत स्टेबल है, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। उसका रीजन है क्योंकि ये तीसरा डंडा खुलने के लिए एकदम तैयार बैठा है, क्योंकि ये हाईली स्ट्रेन्ड तीसरा डंडा है, क्योंकि वो उन 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है जो पैरेलल नहीं। तो 2 बातें, या तो इसको कोई न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो ये डंडा खुल जाए। यानी अगर कोई न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है, जैसे यहां बेंजाइन बन गई, बेंजाइन बनने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल डब्बे के अंदर प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है किसी भी एक कार्बन पर अटैक करके इस बेंजाइन को रिलीज कर देगा। यानी ये न्यूक्लियोफाइल आ गया मान लीजिए ऊपर, और यहां आ गया माइनस, या फिर यही नेगेटिव चार्ज
उस तरफ अटैक करके पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ देता है। अब यहाँ तो सिमिट्री है, हम इस बारे में बात करेंगे, यहाँ तो सिमिट्री है, यहाँ अटैक करोगे तो यहाँ माइनस आएगा। ये एराइल, तुम लोग अल्काइल हैलाइड से एराइल हैलाइड में ये पढ़ा है कि नहीं, ये जो बातें कर रहे हैं अभी हम, ये वाले केसेस कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं करा है बेंजाइन के अंदर? नहीं सर। नहीं तो फिर इसको फिर ध्यान से देखते जाना। यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड उधर चले जाएंगे, अगर वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड उधर चले जाएंगे। यहां पर क्या कुछ सोचना है, सिमिट्री है एकदम। यस सर। उधर जाते हैं तो पाई बॉन्ड इधर आ जाएंगे, आप इधर जाते हैं तो पाई बॉन्ड उधर आएगा, आंसर विल बी सेम। तो चलिए यहाँ कोई झंझट नहीं है, जहां झंझट होगा वहां बात करेंगे। जैसे यहाँ NU माइनस आएगा, अभी तुमने OH को H दिया तो OH को H देख के पानी बना होगा, ये पानी में से वापस H ले लेगा और ये आपका फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल जाके, अब बताइए पूरे खेल में हुआ क्या, ये देखिए जरा पूरे खेल में क्या हुआ। Cl हट गया, उसकी जगह कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। तो ये अजीब सी सब्स्टिट्यूशन हो गई, अजीब ड्रामा मच गया बीच में। और ये लेकिन ऐसे नहीं हुई कि कार्बोकेटायन बनेगा हम आ जाएंगे, ना 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 ना, यहां आएंगे तुम चले जाना ना, अजीब सा ड्रामा है। ये वो मजबूरी है जिसको बेंजाइन कहा जाता है। यानी जब एराइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली ना कर पा रहे हो, जो कि वो वैसे भी नहीं कर पाते, तो ऐसे में उनको मजबूरी में बेंजाइन के थ्रू प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, और वो बेंजाइन के थ्रू बना हुआ प्रोडक्ट फाइनली आपको इस तरह से दिखाई देता है। यानी डाउस प्रोसेस में जिसमें आपने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया, वो नॉर्मली इस पाथ को फॉलो करके ही फिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज ना 1 ना 2। बताओ यहां तक समझे? सर। हाँ सर न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक बार वापस बता दीजिए। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा और खुला बनाऊंगा अभी, मतलब मैं चाह रहा हूं तुम इसको अभी नोट कर लो, थोड़ा सा अभी ज्यादा टेक्निकल कर लेंगे इस बात को, कि जैसे एक बार नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। मतलब यहां पर इतना समझ लो, पहले बेंजाइन बन गई, बेंजाइन बनने के बाद ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टिव है तो इसको तोड़ना है। तोड़ने के लिए न्यूक्लियोफाइल को या तो एक कार्बन, मतलब जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड था, तो इस केस में जो है न्यूक्लियोफाइल के पास दो रास्ते हैं, समझना। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये। क्या रास्ता है? एक रास्ता ये कि न्यूक्लियोफाइल यहां आए और ये यहां टूट जाए। बताओ समझे? यस सर। और दूसरा रास्ता ये कि न्यूक्लियोफाइल इधर आता है और पाई बॉन्ड उधर चला जाता है। ये दो रास्ते। अब यहां तो सिमेट्री है, समझ रहे हो बात को? ऊपर से अटैक करेंगे पाई बॉन्ड उधर चला जाएगा, इधर से अटैक करेंगे उधर चला जाएगा। फर्क क्या पड़ता है? यही तो आएगा। यस। या तो ये आएगा, या अगर वैसे करते हैं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो देखो ऐसे कर लेते हैं। यहां आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहां आ जाएगा माइनस। बताओ समझे? यस सर। तो दोनों सेम है ना सर, इसमें क्या सोच रहे थे? दे बोथ आर सेम। यानी यहां झंझट नहीं है सर, यहां तो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जहां झंझट आएगा उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। यानी फाइनली सीन क्या बन रहा है कि एक मजबूरी थी जिसने इस OH माइनस से बोला, क्या न्यूक्लियोफाइल करते हो, बेस क्यों नहीं बन जाते? तो उसने फौरन बेस बना, H और Cl को हटा के ट्रिपल बॉन्ड बनाया। ये एक नॉर्मल आदमी नहीं है, ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसको बेंजाइन कहेंगे, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसीलिए वो हाईली रिएक्टिव है। न्यूक्लियोफाइल को देखते ही डंडा टूट जाएगा। इनफैक्ट एक आध अच्छी किताब में तो ये पढ़ा है हमने कि ये या किसी ने बताया, कहीं देखा है मैंने कि अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ना दिखा तो बेंजाइन आपस में जुड़ जाती। समझो बात? यानी अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ना दिखा तो बेंजाइन इंटरमीडिएट आपस में ही जुड़ जाते। ये बेंजाइन है और एक बेंजाइन ये। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया तब तो ठीक, नहीं हुआ तो ये आपस में ही खेल लेते हैं और आपस में जुड़ के बाइफिनाइल सिस्टम तैयार कर लेते हैं। ये तब होता है जब बेंजाइन के सामने कोई न्यूक्लियोफाइल ना हो। तो तुम इस बात को चुपचाप कहीं कॉपी में नोट कर लो, कभी ऐसा सवाल आ जाए बेंजाइन जो है डब्बे में घूम रही है, तो बात कह देना, बकवास मत करो, बेंजाइन डब्बे में घूम ही नहीं सकती, क्योंकि बेंजाइन के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के निपट चुके होते हैं। हाँ, अगर बेंजाइन को कोई न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो बस ठीक है सर, बेंजाइन को न्यूक्लियोफाइल दिखा, खट से रिंग ओपन हुई, खट से पाई बॉन्ड टूटा, उसके बाद अपना आंसर तैयार किया, खत्म। यानी आपका सवाल बड़ा क्लियर है कि अगर आप एराइल हैलाइड से बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा या यहां अटैक करेगा। अगर आप अकेले हैं तब तो कहीं भी आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन है तो उस केस में आपको थोड़ा सा अकल लगाना पड़ता है। हम अभी बात कर लेते हैं। सर यहाँ पे जो नीचे बना है वो एंटी एरोमेटिक सिस्टम नहीं बनेगा साथ में वहाँ पे? नहीं, ये तो अंदर वाला एंटी एरोमेटिक होगा ना, ये वाला कह रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, लेकिन ये तो एरोमेटिक सिस्टम भी कंसीडर किया जाएगा ना। मतलब बेंजाइन तो खुद ही एक एरोमेटिक इंटरमीडिएट था, ये इतना रिएक्टिव इंटरमीडिएट था कि ये आपस में जुड़कर इस सिस्टम को बना सकता है। हाँ, अगर इसको हाइड्रोजनेट करोगे तो साइड के दोनों डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो सकते हैं, अदरवाइज ये बाइफिनाइल सिस्टम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते क्या है? मतलब ऐसे कंपाउंड्स को? यस सर।
नहीं, इनको कुछ बोल नहीं सकते, मतलब बाई फिनाइल सिस्टम बोल सकते हैं, मतलब आईयूपीएसी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, कोई आईयूपीएसी नहीं यूपीएससी पढ़ेंगे। तो पूछ सर, वैसे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हम हमसे कभी नहीं पूछेंगे इसमें क्या है। नहीं, मतलब एरोमेटिक किसे कहते हैं ये तो पूछेगा, ये तो सवाल आते हैं। सर नहीं, ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक, हाँ नहीं, ये नहीं पूछेगा कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, ये इससे कोई लेना देना नहीं। अगर पूछता भी है तो इसको एरोमेटिक ही सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि बीच का सिस्टम एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, लेकिन वो बीच के सिस्टम में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इस दोनों बेंजीन में रोटेट ही करते रहेंगे। तो ये जो दो सिस्टम आपने बनाया है, दिस इज एरोमेटिक सिस्टम, सो अल्टीमेटली दिस होल सिस्टम कैन बी एन एरोमेटिक सिस्टम। यहां तक समझ में आ गया सबके? यस सर। ठीक, चलिए अब अगले स्टेप पे आते हैं कि अच्छा ये क्लियर हो गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये क्लियर हो गया कि डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन फिनॉल में कैसे कन्वर्ट हुई। यस सर। ठीक है, अच्छा तो मैकेनिज्म कोई पूछ ही नहीं जाएगी, कम से कम इतना ध्यान रख लेते हैं, इट इज वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक, अच्छा अब क्योंकि बेंजाइन की नाम हुई है और तो हमने सोचा तुमने पहले कर रखी है, अगर नहीं कर रखी है तो इसमें एक बात और जो बची है वो भी पूरी कर लेते हैं। वो ये है कि जैसे ये सवाल आ जाए, ये बेंजाइन का ही सवाल लग रहा है, देखिए नहीं पता नहीं बेंजाइन का है कि नहीं, तुम्हें अपने आप ही सोचना है। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, और ये Br है और यहाँ आपका CH3, और ये आपका सवाल हो गया, मान लीजिए आपने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेस डाल दिया। अब बताइए क्या लगता है, क्या क्या लगता है? पहली बात सर मुझे ये SNER1 लगती, हाँ या ना? नो सर। सवाल ही उठो सर, SNER1 का नाम आपने अगर दोबारा लिया तो बात खत्म हो जाएगी सर, बात बिगड़ जाएगी। अब 1 का नाम कभी मत लीजिएगा सर, एराइल हैलाइड 1 कैसे भी नहीं कर सकते, कुछ कर लीजिए आप। ठीक, चलिए 2, चलिए आज से आपको 2 बोल देते हैं। नहीं सर 2 ऐसे मत बोलिए, 2 तब बोला जाता है जब ऑर्थो पैरा पर विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। ये इस तरह के लोग जो इलेक्ट्रॉन फेंकने का काम करते हैं वो 2 नहीं कर सकते। तो ये मानते हो 2 भी नहीं हो सकती? यस क्या सर। ये मानते हो कि अब मजबूरी आ गई? अब अगर मजबूरी आ गई तो ये सर NH2- जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, ये मजबूरी में डिहाइड्रो हैलोजिनेट करके बेंजाइन इंटरमीडिएट बना सकता है। यानी फर्स्ट स्टेप जो समझ में आता है, अपने आप समझना बात को, वो एक बेंजाइन इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक, यस सर। अब देखो, अब यहां गड़बड़ है। अब ये वही वाली बात आ गई जो तुम्हें बतानी थी। अब क्योंकि फिर वही है कि कोई है, ऐसे आवाज आई कोई है, तो ऑब्वियस है कि NH2- तो पड़ा ही हुआ, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब 2 पॉसिबिलिटीज है, जरा समझना। एक पॉसिबिलिटी है कि NH2- यहां आए और ये बॉन्ड टूट जाए, यानी इस केस में आप बनेंगे यहां पर, NH2 यहां आया और यहां माइनस आया और ये CH3 आया। क्लियर? और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि NH2- जो है वो यहां जाए और ये यहां टूटे। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? अब यस सर। अब लेकिन मुझे आंसर में अंतर दिख रहा है। मतलब पहले तो सब सिमेट्री थी तो मैंने ज्यादा लोड नहीं लिया, अब मुझे आंसर में अंतर दिख रहा है। यहाँ NH2 आएगा, यहाँ माइनस आएगा, डंडे ऐसे होंगे और नीचे CH3 होगा। अब तुम में से बता सकता है कोई कि क्या चीज सही लगती है तुम्हें? सर ऊपर वाला सही। ऊपर वाला सही लगता है। ऊपर वाला गलत। हाँ यही है, यही 2 ऑप्शन है, शाबाश, यही 2 ऑप्शन है, ऊपर वाला सही, ऊपर वाला गलत। सर क्योंकि उसमें एनायन ज्यादा स्टेबल। नहीं ये क्यों नहीं, पहले ये बताओ कौन सा सही लगता है बस। ऊपर वाला। सर ऊपर वाला। सर ऊपर ऊपर वाला। वाला गलत है सर सर। नीचे वाला। नीचे नीचे वाला? वाला सही है। नीचे वाला सही है। नहीं सर ऊपर वाला। नीचे वाला। सर दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो, ऊपर वाला या नीचे वाला? मतलब ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक। नीचे वाला। नीचे वाला कौन कह रहा है भाई? अब कोई नहीं कह रहा। अब मैं कह रहा था। तुम कह रहे थे? अच्छा क्यों कह रहे थे? सर CH3 के उस पे पैरा पे। CH3 के पैरा पे? तो CH3 के पैरा पे होना अच्छा होता है माइनस चार्ज का? सर बहुत बुरा है। अच्छा माइनस प्लस का देख लिया फिर। सर इसमें एक्चुअली देखेंगे ही नहीं, हमें तो इंडक्टिव देखना है इसमें बस। क्यों? क्योंकि सर रिंग के ऊपर चार्ज है। तो सर तो उसका इफेक्ट उस पे नहीं आता है, रेजोनेंस का कोई भी इफेक्ट। क्यों नहीं आता है? अब पता चल रहा है क्यों नहीं आता है? अभी बात हुई थी हमारी। सर क्योंकि वो मतलब मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस है, कैसे मैं कैसे समझाऊं सर? नहीं तुम समझा सकते हो, अभी मैंने समझाया था। ये जिस प्लेन में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस प्लेन में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो लगे हुए ग्रुप के सिर्फ इंडक्टिव से डिसाइड होगी, ना हाइपर कॉन्जुगेशन ना रेजोनेंस।
समझो बात। अभी हमारी बात हुई थी ना, ये जो पाई बॉन्ड होता है वो तीसरा डंडा, जब इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक sp2 में आएंगे, ये ऐसा होगा ना, ये ऐसे, इसमें है ये नेगेटिव चार्ज, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। यानी इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सिर्फ कौन डिसाइड करेगा? वो लगा हुआ ग्रुप डिसाइड करेगा, और उसका सिर्फ इंडक्टिव डिसाइड करेगा। इसको बिल्कुल याद कर लेते हैं कि ना CS3 का हाइपर, ना इसका कोई रेजोनेंस, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही बात बोली जाएगी कि जो भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज जिस ऑर्बिटल में इन्वॉल्व है वो ऑर्बिटल में आने वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए लगे हुए ग्रुप का सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही उस एनायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा, और वो स्टेबिलिटी CS3 ये कहता है जितना दूर रहोगे मुझसे उतना खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि मैं फूंकता हूं और नेगेटिव चार्ज को फूंक कर परेशान कर सकता हूं, इसलिए नेगेटिव जितना दूर रहेगा मुझसे वो उतना सुखी रहेगा। इसलिए ये सही लगता है और ये गलत। बताओ, समझे बात? Yes. तो इसलिए सब लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कभी अगर हमें ये बेंजाइन का ड्रामा करना पड़ा तो हम लगे हुए ग्रुप से भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि तुम देख रहे हो दोनों आंसर अलग अलग है, आंसर बदल जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर कौन सा लिखे, NH2 को यहां लगाना है कि यहां लगाना है। तो ऐसे में जो भी ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप का सिर्फ इंडक्टिव ही डिसाइड करेगा कि कौन सा एनायन बनेगा, और एनायन उस लगे हुए ग्रुप से अगर स्टेबल पास में है तो पास में बना देना, दूर है तो दूर बना देना। समझ रहे हो ना? तो इस चीज का तुम्हें ध्यान। अब इसका मतलब हुआ नीचे वाला आंसर सही और नीचे वाला सही हुआ, तो अब क्या होगा? सर अभी आपने NH2 को H दिया था, NH2 को H देके अमोनिया निकली होगी, उस अमोनिया में से वापस H जाके कौन सा कार्बन है, ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर तैयार। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये इस सवाल का मेजर प्रोडक्ट। हाँ सर वो हाइड्रोजन जो लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं होगा इसके? परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या मतलब हुआ? क्या कह रहे हो सर ये जिस लोब में इलेक्ट्रॉन है वो तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, हाँ, तो हाइड्रोजन भी इस परपेंडिकुलर ही आ जाएगा, फिर बॉन्डिंग करेगा तो इस प्लेन के। हाँ प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, प्लेन में रहेगा। ये लोब क्या बोर्ड के परपेंडिकुलर है ये वाला लोब? सर जो परपेंडिकुलर है वो तो वो p ऑर्बिटल्स हैं। यस सर। जो परपेंडिकुलर हैं वो ये वाले p ऑर्बिटल्स हैं, ये जो नाच रहे हैं। यस सर। जो ये वाला p ऑर्बिट जो ऑर्बिटल है वो तो बोर्ड पर ही है, यानी ये सारे कार्बन बोर्ड पर हैं, सब कार्बन बोर्ड पर, और ये भी बोर्ड पर। तो जो हाइड्रोजन लगेगा ये आंख लग जाएगा। यस सर। समझ गए ना? यस सर। सब लोग को ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस चीज का जरूर ध्यान देंगे। जैसे मान लो इसी तरह का कोई सवाल ऐसे आ जाएगा तो भी ध्यान देना। बताओ कैसे करें सबसे पहले? सर यहाँ तो SN2 नहीं लग जाएगी? शाबाश, यहाँ तो SnAr2 ही हो जाएगी सर। करना क्या है, NH2 को लाइए, Br को निकालिए, खाद खत्म करिए। दिस इज नॉर्मल SnAr2। लेकिन इसी में अगर SnAr2 ना हो पा रही होती तो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ जाते। जैसे कि मान लो ये ले लेते हैं, यही लिख लेते हैं। तुम अपनी कॉपी में लिख पाते हो ये सब चीजें? यस सर। हाँ, ये नोट कर लेना भाई, कहीं ऐसा ना हम छोटा छोटा इधर उधर करके नोट कर रहे हैं। तुम इसको नोट जरूर कर लेना अलग अलग सवाल के तौर पे। देखो जरा, आप पहचान पा रहे हो ये SnAr1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, ये बेंजाइन है। यस सर। बेंजाइन हो गई तो फिर तो ठीक है सर, ये NH2 हटाइए, सब बेंजाइन तैयार करिए। और OCH3 का माइनस आई कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। और माइनस आई क्या कहते हैं? रेजोनेंस से तो मतलब ही नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन से मतलब ही नहीं। हमें सिर्फ OCH3 का कौन सा इफेक्ट देखना है? इंडक्टिव। और OCH3 का इंडक्टिव, तो फिर माइनस के लिए क्या खबर है? माइनस के लिए खबर है तुम्हारे पास रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि तुम चूज कर हमें छोटा कर दो। बताओ समझे बात को? यस। यानी माइनस पास में रहेगा तो फिर NH2 दूर जाएगा। ये समझ में आया ना? क्योंकि NH2 दूर जाता है, माइनस पास में आ जाता है, NH2 पास में आता है, माइनस दूर चला जाता है। हमें NH2 को दूर करके माइनस को पास में करना है। क्लियर? यानी इस सवाल का आंसर होगा NH2 ऊपर जाएगा। अपने आप समझ लेना बात को। और मुझे लगता है मेजर प्रोडक्ट इस सवाल का ये बन जाएगा। और कितना बढ़िया सवाल है कि IIT के पेपर में ये लिखा मिल जाए और आपसे पूछा जाए बताइए ये कैसे हुआ, तो ज्यादातर बच्चे लिख के आते हैं NH2 आ रहा है, Br जा रहा है, SnAr2 चल रहा है, जबकि SnAr2 जैसा तो यहां हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉर्मल बेंजाइन मैकेनिज्म। सर हाँ सर, जो NH2 सर वो बल्कि बेस होता है ना, तो सर बल्कि बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग बल्कि हो गया NH2।
NH2 का टोटल भार मिला के साला कितना 16 14 15 कितना होता है अकेले ऑक्सीजन से भी के बराबर। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बल्कि बल्कि क्या होता है इसमें? तो जो बल्कि बेस होते हैं वो E1CV भी दे सकते हैं ना फिर? आप जो बल्कि बेस होते हैं वो E1CV भी दे सकते हैं। ये कौन सा है वो तरीका? ये किसने बताया तुम्हें? बल्कि बेस E1CV देते हैं। बल्कि बेस एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं लेकिन हॉफमैन प्रोडक्ट देते हैं। वो E2 ही करते हैं लेकिन हॉफमैन के थ्रू करते हैं। अच्छा ओके सर। समझ लो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट खुला खुला डबल बॉन्ड बनेगा, घिरा घिरा डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। जो लाइट बेसेस होते हैं वो घिरे घिरे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। लाइट बेस का मतलब कमजोर नहीं, हल्के, जैसे अल्कोहलिक के हुए, वो अंदर का डबल बॉन्ड बनाता है क्योंकि वो घुस जाता है कहीं पर भी। लेकिन वही मोटा बेस होता तो क्या बोलता? बाहर बाहर से H निकालेंगे, और बाहर बाहर से H को निकालोगे तो बाहर बाहर डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड खुले खुले बनते हैं, और खुले डबल बॉन्ड्स हॉफमैन रूल फॉलो करते हैं, सेटजेफ नहीं। यस सर। समझ गए ना? E1CV इज डिफरेंट। E1CV में तो कार्बोनाइन मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ते हैं, उसमें तो समझ लो उसमें ऐसा नहीं है NH2 माइनस का इस्तेमाल। फिलहाल ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ये डाउस प्रोसेस था जिसके बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। फिर ये बेंजाइन के बारे में। वैसे सब कुछ करने के बाद एक बात और बोल देता हूं मैं कि बेंजाइन को जेई के सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन क्योंकि बेंजाइन पर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं तो पता नहीं वो क्या सोच के सवाल बनाते हैं। तो वैसे सिलेबस जब आप देखते हैं तो उसमें बेंजाइन दिखाई नहीं देती, लेकिन सवाल नीट वालों ने भी पूछा हुआ है बेंजाइन पर, और IIT वाला भी पूछता है। तो इसलिए हमें तो भाई जो उन्होंने दे रखा है सवाल वो धीरे से छुआ देंगे, हम बैठे रह जाएंगे। तो हमें कम से कम बेंजाइन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा जो मेथड है अल्काइल है ये बनाने का, क्या पढ़ रहे थे हम? फिनॉल बनाने का। वो भी बड़ा अजीब सा यूनिक सा ही मेथड है। और वो जो सेकंड मेथड है ये फिनॉल बनाने का, ये बड़ी अजीब सा मेथड है। दैट इज फ्यूजन ऑफ एराइल सल्फोनेट्स विद NaOH। फ्यूजन ऑफ एराइल सल्फोनेट विद NaOH। ये कुछ अजीब सी रिएक्शन है, तो जैसा बोला जाएगा ना तुम वैसे ही कर लेना, क्योंकि जितना हमें पता है हम वही बताएंगे तुम्हें इसके अंदर भी। ये एराइल सल्फोनेट्स के फ्यूजन के बारे में जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एराइल सल्फोनेट हुआ, मेरे ख्याल से सब लोग समझ जाएंगे एराइल सल्फोनेट का मतलब शायद इसकी बात चल रही है। दिस इज सोडियम एराइल सल्फोनेट। तो कह रहे हैं इसमें अगर आपने इसको आग लगा दिया, NaOH के साथ फ्यूज कर दिया हाई टेम्परेचर पर, वही 300 से लेके 400 डिग्री हाई टेम्परेचर पर आपने इसको अगर फ्यूज कर दिया, तो ऐसे में आप बस ये समझ लीजिएगा सारा खेल खत्म और ये फिनॉल तैयार। और वो भी फिर वही वाली बात आती है, NaOH का माहौल है तो पहले तो वो माइनस Na+ ही बनेगा, लेकिन फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो फिनॉल माना जाएगा आफ्टर एसिडिफिकेशन। यानी फाइनल प्रोडक्ट इज फिनॉल आफ्टर एसिडिफिकेशन। यानी ये तो एसिडिफिकेशन वाला तो ड्रामा होना ही है। मतलब समझो बेसिक एनवायरनमेंट में तो आपको फिनॉल बनाने के लिए एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे मान लीजिए जैसे कुछ हुआ नहीं है, ये फिनॉल बन गया। यानी एराइल सल्फोनेट्स हाई टेम्परेचर पर NaOH के साथ फ्यूज कर दिए जाते हैं और जहां SO3 दिखता है वहीं जाके OH लग जाता है, बस बात खत्म। तो अब फिर ठीक है, अब जैसे बोला जा रहा है वैसे हम भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमने भी कहीं पढ़ा ढूंढना बहुत, लेकिन मिला नहीं हमें ये बात। लेकिन हम तुम्हें अपने हिसाब से जितना हम समझ रहे हैं वो तुम्हें समझाते हैं। कोई पता नहीं ये हमसे पूछा जाएगा कि नहीं, मतलब फिर वही है कि सेकंड स्टेप पर बाद में आना, फर्स्ट स्टेप क्या है वो याद करते हैं पहले। और ये चीज NCERT में भी एक लाइन में मेंशन की गई है कि एराइल सल्फोनेट को आप NaOH के साथ अगर आग लगा दें तो NaOH से OH- SO3 को फ्यूज कर देता है, SO3 की जगह आके फ्यूज हो जाता है और SO3 को Na2SO3 के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं। ये पहली लाइन हो गई हमारी, यानी जहां कहीं SO3 दिखता है, SO3 - Na+, वो हटाओ, उसकी जगह OH लगाओ, जहां दिखता है, दैट इज बात खत्म। ये हमारा पहला बात है जो याद तो होनी है, ये तो पता होनी चाहिए। उसके बाद एक लाइन और सोच रहे हैं बस, अगर एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, अगर पूछा गया तो क्या जवाब लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज क्लियर है कि कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जहां भी SO3 - Na+ दिखेगा, जहां भी, अगर आप उसकी रिएक्शन NaOH के साथ हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो कुछ और नहीं होगा, SO3 - Na+ हटेगा और उसकी जगह OH आएगा, और कुछ सोचना ही नहीं। सेकेंड स्टेप जो सोचते हैं, ऐसा कैसे हुआ, क्या लगता, क्या ये SN1 हो सकती, SNAR1? तो मैंने कहा था कि ऐसा SNAR1 के बारे में तो यही बातें हुई हैं हमारी कि नहीं होती है। मतलब समझ लो SNAR1 तो डायजोनियम वगैरह के केस में तो फिर भी एक बार सोच सकता है आदमी, सर SNAR1 तो नहीं लगती, SNAR1 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, SNAR2, तो मैंने कहा देखिए फिर वही वाली बात आती है, SNAR2 के केस में तो ऑर्थो या पैरा पर एक विड्रॉइंग ग्रुप का होना जरूरी है। यहां पर भी SNAR2 के चांसेस तो नहीं लगते, क्योंकि यहां भी आपने NO2 पेनO2 तो लटकाया नहीं है, तो फिर ये SO3 हट रहा है, OH आ रहा है, तो ये SNAR2 के थ्रू तो नहीं होना चाहिए। तो फिर एक मजबूरी बचती, मजबूरी क्या है हमारी, बेंजाइन।
तो हमने कहा भाई यार ये हो सकता है कि NaOH का माहौल है, एक लीविंग ग्रुप भी है, तो बेंजाइन भी हो सकती है। तो पता ये चला है, ये चीज हमें पता है, हमने कहीं देखी भी है ये वाली बात कि बेंजाइन तो नहीं है, क्योंकि अगर ये बेंजाइन होती तो एक प्रूफ है हमारे पास कि ये बेंजाइन नहीं। अगर ये बेंजाइन होती तो इस सवाल का आंसर, मेरे ख्याल से सब लोग एग्री भी करेंगे कि अगर ये बेंजाइन, तो इस सवाल का जो आंसर लिखा जाए, बताओ क्या लिखा जाना चाहिए? अगर हाई टेम्परेचर पर ये फ्यूजन करते हैं तो इस सवाल का आंसर, अब आफ्टर एसिडिफिकेशन अगर मैं लिखूं तो इस सवाल का जो आंसर आना चाहिए, अभी हमने पढ़ा भी था, बताओ क्या आना चाहिए? यहां ट्रिपल बॉन्ड आएगा, CH3 माइनस को दूर रखना चाहता है या पास? दूर रखना चाहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि OH को पास में आना चाहिए, माइनस दूर चला जाएगा। यानी अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं तो आंसर ये आना चाहिए। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। अगर ये बेंजाइन है तो आंसर ये आना चाहिए, जबकि एक्चुअली आंसर ये नहीं आता, आंसर यही आता है। जहां SO3 वहीं OH। इससे ये प्रूफ होता है, एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन, इससे ये प्रूफ होता है कि ये बेंजाइन नहीं। अब बड़ा संकट ये है, कहीं लिखा भी नहीं मिलता, तो बड़ा संकट ये है कि क्या ये SN1 है? नहीं। क्या ये SN2 है? नहीं। क्या ये बेंजाइन है? नहीं। प्रूफ हो चुका, तो ये है क्या? तो सिर्फ इतना मेरा अपना सजेशन ये है कि अगर वो पूछता है, वैसे तो उम्मीद कम है, अगर वो पूछता है तो तुम SNAR2 लेके आ सकते हो उसको, बस आप इसको SNAR2 मान सकते हैं। ये SNAR1 या बेंजाइन में से नहीं लगता। तो अगर कभी सवाल आता है, तो अगर कभी पूछे तो आप लिख सकते हैं वाया सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दिस इज SNAR2 मैकेनिज्म, जिसकी वजह से जहां SO3Na दिखेगा वहीं OH घुसेगा और SO3Na को लीव करवाएगा, बीइंग गुड लिविंग ग्रुप। उस एज अ गुड लिविंग ग्रुप ये SO3 माइनस यहां से बाहर निकले। बताओ समझे बात? तो अगर होता है तो आप इसको बायोमोलिकुलर SNAR2 की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि ये बेंजाइन नहीं है। और 1 के लिए हम इतने समझदार हैं कि यार कार्बोकैटायन, विनाइलिक कार्बोकैटायन या वो रिंग के ऊपर वाला प्लस तो हम नहीं बनाएंगे। तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, फिर तो ये हो सकता है कि एक न्यूक्लियोफाइल आकर SO3 को वहां से सब्स्टिट्यूट कर दे, दैट इज नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ये पॉसिबल है। तो अगर मैकेनिज्म की बात करेगा, पूछेगा, तो आप इसको SNAR2 की कैटेगरी में रख दीजिएगा। काम की बात सिर्फ इतनी थी, जहां SO3 माइनस दिखेगा वहीं OH आएगा, चाहे कुछ कैसे कहीं भी लगा हो। SO3 हटाइए, OH लगाइए। न्यूक्लियोफिलिक ये जो एराइल सल्फोनेट्स का फ्यूजन है, वो यही मैकेनिज्म। अच्छा, ये तो NCERT की लाइन हो गई पूरी, की जहां SO3 हटा वहां आपने OH लगा दिया, ये आपने NCERT में दे रखा है, ठीक। अब इसमें दो बातें हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। पहली, इस मेथड की दो लिमिटेशंस भी। पहली लिमिटेशन ये है कि आप एराइल सल्फोनेट्स के इस मेथड से अगर आप फिनॉल बना रहे हैं, तो लिमिटेशन ये है आप हेलोफिनॉल नहीं बना पाएंगे कभी। हेलोफिनॉल आपकी बस की नहीं। मैंने कहा मतलब, कह रहा है हेलोफिनॉल बनाने के लिए क्या लेके आओगे? तो मैंने कहा भाई हेलोफिनॉल बनाने के लिए अगर इसी मेथड से हेलोफिनॉल बनाना, यानी लिमिटेशंस करके लिख लेते हैं। पहली लिमिटेशन है, वी कैन नॉट फॉर्म हेलोफिनॉल। इस मेथड से हम हेलोफिनॉल नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हेलोफिनॉल बनाना है, तुम बताओ तुम्हारा जो सबस्ट्रेट होना चाहिए, जो रिएक्टेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? अगर तुम हेलोफिनॉल बना रहे हो तो जो मेरा रिएक्टेंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। आप ये लेके आएंगे। बताओ समझे कि नहीं? क्योंकि आप ये जानते हैं कि हट जाएगा, इसकी जगह OH आ जाएगा, हेलोफिनॉल तैयार हो जाएगा। मतलब आप यही सोच के ये काम करेंगे कि भाई हेलोफिनॉल बनाना है तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन से ये OH आ जाएगा और ये बन गया हेलोफिनॉल। हेलोफिनॉल ऐसे। वो कह रहा नहीं, आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका रीजन है, इस हाई टेम्परेचर पर NaOH का OH माइनस SO3 की जगह Cl को ही फ्यूज कर देता। यानी ये आपकी मजबूरी है, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हैलाइड्स को सब्स्टिट्यूट कर पाना ये इसके लिए ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू सल्फोनेट को। यानी अल्टीमेटली आपको ये देखने को मिले। तो जब हेलो ही नहीं रहा, तो हेलोफिनॉल क्या बने? तो इसका मतलब ये हुआ, ये बात हमें ध्यान रखनी है, इस मेथड से हेलोफिनॉल्स की प्रिपरेशन बहुत मुश्किल, क्योंकि ये हेलोजन ही सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, पहले ही निपट जाते हैं। जब हेलो ही खत्म हो जाएगा तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा। समझ गए बात को? यस सर। ठीक। दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी लिमिटेशन है, आप इस मेथड से मेटानाइट्रोफिनॉल्स भी नहीं बना सकते। यानी दूसरी लिमिटेशन ये है कि हम इस मेथड से मेटानाइट्रोफिनॉल फॉर्म नहीं कर सकते। दिस इज माय सेकंड लिमिटेशन, वी कैन नॉट फॉर्म मेटानाइट्रोफिनॉल। हम मेटानाइट्रोफिनॉल के साथ भी ये काम नहीं कर पाएंगे। तुम बताओ, मेटानाइट्रोफिनॉल अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या बनाएंगे? क्या लेके आएंगे? अगर आप मेटानाइट्रोफिनॉल, यानी आप चाहते हैं OH लगे, नहीं मतलब ये लेके ये आएंगे हम अगर ये बनाना चाहते हैं तो हम लेके आएंगे ये SO3Na, और लेकिन मेटा पर NO2 लगाएंगे।
और हम ये कहेंगे भैया ऐसा है NaOH के साथ आग लगा देंगे तो ये SO3 हट जाएगा, वही जैसे अब तक होता था, तो यहाँ OH आ जाएगा और मेटा पर तो NO2 लगा ही हुआ है, तो ये आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ये हमें सोचकर हमने ये काम किया। बताओ समझ रहे हो ना सब लोग? यस सर। ये ऐसा लग रहा है भाई ये तो ठीक है ना, अभी आपने बताया SO3 हटाइए OH लगा, ये बन गया। तो कह रहे नहीं नहीं ये काम भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, आप गलत सोच रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? वो कह रहा है ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आप ये हरकत मेटा नाइट्रोफिनॉल बनाने के लिए इस आदमी के साथ करेंगे तो ये वो आदमी है NO2 और ये वो आदमी है जो रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोनों तरफ से चूस रहे हैं, और ये वो NO2 ग्रुप है या ये जो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब दोनों तरफ से दोनों लोग चूसेंगे तो इनकी जो कॉमन पोजीशंस हैं वो इतना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होंगी। याद है सबको, जो चूसने वाले लोग होते हैं माइनस आर इफेक्ट वो ऑर्थो और पैरा पर प्लस सर्कुलेट करते हैं। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो चूसने वाला आदमी है ये इस पोजीशन पर, इसी तरह से ये भी चूसने वाला है वो भी ऑर्थो पोजीशन पर। जरा ध्यान रखना, ये जहां एरो बना रहा हूं जरा समझना, क्या तुम मानते हो ये तीनों एरो की जो पोजीशन है दे आर कॉमन पोजीशंस? यस यानी इसकी ऑर्थो उसकी ऑर्थो, इसकी पैरा उसकी ऑर्थो, उसकी पैरा इसकी ऑर्थो, दे ऑल आर कॉमन पोजीशंस। यानी ये तीनों पोजीशन इतना प्लस चमक रही हैं कि OH माइनस कहता है ऐसी की तैसी तुम्हारी तुम्हें रिप्लेस करने की। हम तो इस प्लस में ही जाके घुस जाएंगे, बस बात खत्म। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इतने तगड़े प्लस को देखकर ये OH माइनस सल्फोनेट को फ्यूज करता ही नहीं है, वो कहता है भैया ऐसा है इतना तगड़ा प्लस दिखाई दे रहा है हम तो यहीं घुस जाएंगे, ऐसे या तो यहां या यहां या यहां। हाँ, जहां तक मुझे समझ में आ रही है, या तुम भी समझते हो इस बात को, बीच में घुसने की संभावनाएं काफी कम है बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। तो सब तीनों एक साथ आ जाएंगे तो रिपल्शंस होंगे, तो बीच में घुसने की संभावनाएं कम है। यानी मेजरली ये OH माइनस या तो यहां जाके घुस जाता या यहां जाके घुस जाता। अब जब वो अब ये जो OH यहां जाके घुसेगा कार्बन पर, तो क्या ये कार्बन बर्दाश्त करेगा? तुम बताओ, कार्बन के पास कोई बॉन्ड की कमी थी जो तुम्हें बुला रहा है? कार्बन के 4 डंडे पूरे हैं कि नहीं यहाँ? यस सर। पूरे। तो तुम आके क्या करोगे फिर? वो कह रहे नहीं हमें आने तो दो, हम आएंगे तो किसी को निकालेंगे। कौन? H। जो तुम्हारा H है वो माइनस के फॉर्म में निकालेंगे, एंड दिस इज हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट। यानी कहने का मतलब यह हुआ मेटा नाइट्रोफिनॉल बनाने की चाहत में वाया हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट के बाद ये कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, और मेटा नाइट्रोफिनॉल बनता ही नहीं है। यानी हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट के दौरान ये तो आपका SO3Na जैसा था वैसा ही रहेगा, यहां NO2 था और यहां पर आके OH आ जाएगा माइनस, और H माइनस यहां से चला जाएगा। यानी वाया हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट आपको ये प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो आप देखना चाहते। कुछ समझे बात को? यस सर। यानी आपको ये 2 लिमिटेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है। अब देखो एनसीईआरटी में तो जो है वो तो हमसे मेंस लेवल पर पूछ ही लेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ नया कर देगा। तो मेंस लेवल पर तो हमें याद रखना है कि, और इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं लगानी है, याद रखने वाली बात है SO3 हटाओ OH लगाओ, बात खत्म करो, Na2SO3 अलग, ठीक। लेकिन जो एक बातें याद करनी है कि अगर मैकेनिज्म से रिलेटेड बात करेगा तो इसको सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर SNAR2 का नाम दे देंगे। दूसरी बात, अगर वो कुछ और जानना चाहता है तो 2 लिमिटेशन से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। और इसमें तुम समझना, जैसे तुम ये सोच सकते हो सर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा तो ये सिलेबस की बात नहीं, ये तुम्हें अगर ना भी पता होती ना, मान लो जैसे मैं तुम्हें ये लिमिटेशन ना भी बताऊं तो भी सवाल अगर आता है तो वो ये एक्सपेक्ट, देखो आईटी वाले तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें तो ऐसा हीरा चाहिए, समझ लो, ऐसा हीरा बच्चा चाहिए, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। मतलब सर कि हम अपने आप सोच पाते कि हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि इसको आप आउट ऑफ सिलेबस मत बोलिएगा, आप भले सोच ना पाए वो अलग बात, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस मत बोलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप प्लस आता है, आपको पता है कि कॉमन पोजीशंस हैं, आपको पता है कि OH अट्रैक्ट हो सकता है, आपको पता है कि OH के आने से H जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ऐसा होगा। हम कहेंगे अरे यार अजीब आदमी, हमें कैसे पता होगा? कह रहे नहीं हम तो यही चाह रहे थे, हीरा चाहिए हीरा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको आउट ऑफ सिलेबस में समझिए, ये सवाल बिना जाने भी पूछा जा सकता था, लेकिन अच्छा है कि हम जान के जाएं। तो हमें ये बात पहले से याद करके जानी चाहिए, हेलोफिनॉल्स हम नहीं बना पाएंगे, साथ में मेटा नाइट्रोफिनॉल्स भी हम नहीं बना पाएंगे, ये हमारी मजबूरी है। क्या रीजन कैसे क्यों है वो अलग बात है, बट नहीं हो पाएगा ये क्लियर। समझ में आई बात? सर हाँ सर, इस केस में ना एक कंफ्यूजन हो रही है कि अगर जो नाइट्रो का ग्रुप है अगर वो पैरा पे होता तो उस केस में फिर रिएक्शन तो फिर तो SN तब तो बहुत मस्त उछल के SN2 होती ना यार। सर वो वहां पे कैसे हो रही है? तो वहां पर तो कॉमन पोजीशन नहीं होती ना। अगर पैरा पर OH NO2 लगा है, ऊपर SO3 लगा है, तो कॉमन पोजीशन नहीं है, अब उतना प्लस नहीं चमक रहा है। अच्छा ठीक है। वो तो मेटा पर लगने से तीनों पोजीशन कॉमन आ रही हैं, ऑर्थो और एक ऊपर और एक नीचे लगेगा, तो जो मेरी ऑर्थो होगी क्या वो तुम्हारी पैरा होगी? मेटा।
तुम्हारी मेटा होगी, मेटा पे प्लस आता ही नहीं, यानी मैं तो प्लस दे दूंगा, तुम नहीं दोगे। समझ में आ रही कि नहीं बात? हाँ सर ठीक। तो कॉमन नहीं आएगी, कॉमन नहीं आएगी तो ठीक है सर, चमक रहा है वो अलग बात, लेकिन वो नहीं चमक रहा जो चमकना चाहिए था, इसलिए लिमिटेशन मेटा पर आती इस। और ये तो मेटा नाइट्रोफिनॉल मैंने एक एग्जांपल लिया, इनफैक्ट मैंने तो देखा भी है कहीं कि कहीं सुना है ऐसा कि कोई भी विड्रॉइंग मेटा पर ग्रुप लगा हो तो नहीं हो पाता ये काम। समझ बात को? अब ये इतना स्पेसिफिक हो गया कि अब वो आईटी वाला कैसे पूछेगा, मुझे लगता है नाइट्रो लगा के ही पूछेगा, लेकिन कहीं दिखा है, मैंने कहीं इसको सुना जरूर है ये कहीं कि कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप जब मेटा पे लग जाता है तो ये वाला प्रोसेस जो आप कर रहे हैं ना, ये सल्फोनेट का फ्यूजन सब धरा का धरा रह जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल मेटा नाइट्रोफिनॉल का न बन पाना है। ठीक है सर, समझ गए सब लोग? सर इसमें जो आपने बस स्टेरिक एंट्रेंस वाली बात बोली है कि OH बीच में, OH हाँ। में सर वैसे लगता नहीं है नहीं लगता नहीं है, लेकिन वो दो लोग जो साथ में आ गए ना अगल बगल, उसकी वजह से दिक्कत हो रही। मतलब OH स्टेरिक क्राउडिंग होती क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब होता है कि जो OH का जो वैंडरवॉल रेडियाई है वो बगल वाले ग्रुप के वैंडरवॉल रेडियाई को इंटरफेयर ना करे, बस इतना फर्क। तो चांसेस तो कम ही है कि भाई OH का साइज छोटा होता है तो इसलिए चांसेस कम, लेकिन वो OH अगल बगल जिन दो मोटे लोगों के बीच में फंस गया है तो उस क्राउडिंग को अवॉइड करना है अगर, तो बेटर है कि आप, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहां लगाना बड़ा हमें शौक हो रहा था बीच में लगाने का, बात समझो, क्योंकि ये कॉमन पोजीशन है तो ये भी तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो यानी कॉमन तो सर अगर सारी एक जैसी ही है तो फिर ऐसे में सर फिर सोचना क्या है, फिर तो बेटर है कि हम जो है कहीं इधर उधर लगा दें। तो और बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हो सकता है ऑप्शन में जब तुम्हें सवाल का ऑप्शन दिया जाए तो हो सकता है ये दोनों ना दे के ये वाला दे दिया जाए, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। समझ लो ना बात को? तो वो सवाल क्या, सवाल कुछ इस लैंग्वेज में होगा जिसका आंसर लिखा जा सकता है, या ये तीनों होंगे तो तीनों को टिक कर देंगे, या इनमें से कोई एक होगा उसको टिक कर देंगे, लेकिन पर्पस ये नहीं, पर्पस ये कि आप ये जरूर ध्यान रखिएगा SO3 हटा के OH मत लगा दीजिएगा बस, क्योंकि ये नहीं हो सकता। समझ गया ना सर? हाँ सर चाहे से उस पोजीशन पे पॉजिटिव है SO3 Na और NO2 में, लेकिन फिर भी OH तो वहां नहीं जाएगा, तो वो ऑप्शन टिक करना चाहिए। कौन सा? नहीं ये वाला ऑप्शन कह रहे हो? यस सर। हाँ, मतलब ये जैसे अभी बात कर रहा है ना, लक्ष्य भी बोल रहा है सर OH को जाने में दिक्कत क्या है, मतलब ऐसा तो कोई बहुत मोटा आदमी है नहीं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि दिक्कत एज सच बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके पास और ऑप्शंस हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट्स भी हैं, इनको भी आप मेजर प्रोडक्ट्स में काउंट कर सकते हैं। तो अब ये बहुत स्पेसिफिक सा हो गया कि पता नहीं कितने % क्या बनेगा, तो इसलिए मैंने आंसर क्या दिया इसका कि वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, तुम अपने हिसाब से देखना ऑप्शन क्या है। तुम्हें लगता है ये सवाल ये सोच के नहीं बनाया गया होगा, ये सवाल ये सोच के बनाया होगा कि NCERT की इस लाइन को क्या बच्चों ने इस तरह से समझा भी है कि नहीं, कि SO3 हटेगा कि नहीं इस जगह, मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना उसके लिए जानना। तो सवाल के जो ऑप्शंस होंगे उनमें ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ना कि ये कि अब कहां लगाएंगे ये बताइए। तो कहीं भी लगाया जा सकता है, तीनों पोजीशन से एक जैसी है, क्योंकि OH बहुत मोटा नहीं, बट फिर भी चांसेस इन दोनों के बनने के ज्यादा है, इसके बनने के चांसेस कम लगते हैं। ठीक है ना सर? हाँ सर। सर हेलोफिनोल वाले केस के अंदर Cl क्यों निकला, एक बार दोबारा बता दीजिए। वो Cl का जो लीविंग नेचर है यार, वो सल्फोनेट से बेटर है, मतलब Cl छोटे साइज का है, वो आसानी से रिप्लेस हो जाता है, मतलब समझ लो भागने की टेंडेंसी इसकी बहुत अच्छी है, भागता ही वो Na के साथ जुड़ जाएगा, तो NaCl का जुड़ पाना, NaCl का बन पाना वो Na2SO3 से बेटर होगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Cl या हेलोजन अगर लगी है तो सल्फोनेट से पहले OH जो है उसको निपटाएगा, फिर बाद में सोचेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि हेलोफिनॉल बनाने के चक्कर में आप जो है हेलो को ही जब गायब कर देंगे तो हेलोफिनॉल बनेगा ही नहीं, तो ये भी एक लिमिटेशन याद रखनी। ठीक है ना? तो चलो फिर आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, फिनॉल को निपटाते हैं, फिनॉल की प्रिपरेशन के साथ साथ ईथर्स की प्रिपरेशन भी कर लेंगे, फिर इनकी फटाफट रिएक्शंस खत्म करते हैं। सर अभी फिनॉल में क्या बचा है? अब फिनॉल की अभी प्रिपरेशन मेथड्स में बची हैं और फिर रिएक्शंस बची हैं। तो अब देखो फिनॉल की प्रिपरेशन में हालांकि ज्यादा टाइम आज की क्लास में मैं ये सोच के आया था कि प्रिपरेशन खत्म करके ईथर्स की प्रिपरेशन भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब इसमें पुरानी वो चीजें आ गई जो हमें थोड़ा सा डिस्कस करनी पड़ गई, जैसे अब बेंजाइन भी आ गई और SNAR2 भी आ गई, तो वो पुरानी की वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन ये ठीक है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा बट धीरे करके वो कवर हो जाएगा सब। तो सर का सिलेबस क्या है? यार सिलेबस यार हमें नहीं पता भाई, वो जो आएगा कर लेना है। एल्कोहल और फिनॉल पूरा दे रखा है, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। और क्या बोले, अभी जरा 1-2 वीक लगेंगे थोड़ा सा पटरी में आने, क्योंकि थोड़ा सा पुराना भी कर रहे हैं है ना, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, बट कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। लेकिन जैसे जैसे कर रहे हो वैसे वैसे करते रहो, पढ़ाई करते रहो, इनको रिवाइज करते रहो, कुछ छोटे छोटे हल्के हल्के सवाल लगाते रहो, और जब ये पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर लेंगे तब तुम धीरे धीरे अपना लेवल सवालों का इंप्रूव कर लेना। हाँ सर डेट शीट आ गई, अभी 14 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है, तो तब तक हो जाएगा अल्कोहल फिनॉल? हाँ 14 कब है? 14 सितंबर। यस सर।
अरे ये तो अभी 2 क्लास में निपटा देंगे। और जो सर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब वो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रो अगर शुरू होगा तो हम उसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करके 4-5 क्लास में खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें कुछ पोर्शन तुमसे पढ़वा लूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। सर तो कोशिश करते हैं वो जल्दी करने की। हाँ सर, जैसे मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स अभी दोनों खुद से करना है, तो पहले मैं काइनेटिक्स उठाऊं या पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? काइनेटिक्स ही कर लो यार, ठीक है पहले सर। काइनेटिक्स कर लो, काइनेटिक्स इजी। और डी एंड एफ ज्यादा बड़ा है या हो जाएगा? नहीं हो नहीं जाएगा यार, उसमें हो तो वो छोटा ही चैप्टर है, लेकिन वो भूल जाता है, तो उसको तो रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। वो तो डी और एफ तो याद करने पड़ते हैं, ट्रेंड्स ठीक। वगैरह सारे याद करने पड़ेंगे। ओके सर। चलो बाय बाय बाय। सर हाँ बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। हुई यार सब पढ़ के